अंकन भाई कैसे हो आप? मैं बढ़िया हूँ विकास, हाउ यू? मैं काफ़ी अच्छा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस, बीइंग ऑन द यंग पॉडकास्ट। एंड ऑलरेडी हम एक पॉडकास्ट शूट कर चुके हैं, बट कुछ इश्यूज़ की वजह से ना वो डल नहीं पाया। मैं चाहता हूँ कि हम ना वापस से वही स्टोरीज़ दोबारा से रिपीट करें। उसमें ना आपने अपने कुछ पर्सनल एक्सपीरियंसेस बताए थे, जो मुझे जो स्टोरीज़ हैं उनके अलावा आपका खुद का जो एक्सपीरियंस है हॉरर से रिलेटेड, वो मुझे ज़्यादा एक्साइटिंग लगा। और टू बी ऑनेस्ट, एक पर्सनल टच जो होता है ना, कि आप सामने वाले को देख रहे हो, वो खुद की स्टोरी बता रहा है, तो थोड़ा सा इमोशनल एंगल भी था उसमें। भाई प्लीज़ हम स्टार्ट करते हैं। आप बताइए कि आपके साथ क्या हुआ था, क्या पर्सनल एक्सपीरियंस था वो। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि देयर इज अ रीज़न कि वो आया क्यों नहीं होगा। जो भी मैंने बोला था पिछली बार, साउंड आपका ख़राब हो गया, राइट? कुछ ना कुछ तो रीज़न रहा होगा। तो अभी वही सेम स्टोरी, बिकॉज अभी मैं किसी से बात कर रहा था, तो आई वाज टॉकिंग टू वन ऑफ माई सिस्टर्स और इंस्टाग्राम। तो शी इज़ माई, मेरी मुँह वाली बहन है वो मुझसे जी। बात कर रहा था, तो उसको मैंने कुछ वॉइस नोट्स भेजे थे। वो वॉइस नोट्स भी काम नहीं कर रहा था तो मतलब इंस्टाग्राम इशू पे। जो है टेक्निकल नहीं है, कुछ और ही है। मतलब आई डोंट नो, उसने मेरे को बोला कि भैया आप ऐसा है कि आप इस बात को भी छोड़ दो, किसी को बताओ मत, किसी से मत करो इस चीज़ के बारे में बात, बिकॉज मे बी शायद जो भी चीज़ है वो नहीं चाहती कि आप इस चीज़ के बारे में डिस्कशन करो। वो चीज़ तो नहीं क्योंकि चाहते कि आप किसी को हाँ, के साथ बताओ। डिस्कशन करो, तो होता है वो कई बार, मतलब नहीं तो ऑब्वियसली मैं इतना बड़ा पिछली बार 1 घंटा 1.5 घंटा बैठ के गया हूँ। अंकन भाई एक बात बताऊं, थोड़ा सा वियर्ड लगेगा आपको भी, शायद मुझे खुद लग रहा है। मुझे ना बिल्कुल भी याद नहीं है कि आपने क्या बताया था, सच बता रहा हूँ। हाँ तो क्योंकि इट्स लाइक वो थोड़ा वियर्ड है भी, क्योंकि मैं अगर उससे बात कर रहा हूँ यहाँ पे इतना 1-1.5 घंटा बैठ के गया हूँ, ऑडियो करप्ट हो गया, हाँ ठीक हाँ। है। मैं उससे इंस्टाग्राम पे बात कर रहा हूँ तो वॉइस मैसेजेस या तो उसको दिख नहीं रहे या तो वो करप्ट हो रहे हैं, तो उसका क्या लॉजिक है? तो इट स्टार्टेड फ्रॉम दैट पॉइंट ना, क्योंकि मुझे कैसे पता चला इस चीज़ के बारे में, पहले मैं बता देता हूँ। आफ्टर जो भी मेरी फैमिली में हुआ, मतलब मेरे लिए उसको पता ही है, लाइक मेरे फादर पास अवे, वाइफ पास अवे। उसके बाद मेरे बहुत सारे लिसनर्स हैं जो मेरी स्टोरी सुनते हैं, और वो बहुत ज़्यादा वरीड थे मेरे को लेके कि भाई आपके फैमिली में हो क्या रहा है, जी। ये कुछ तो शायद है कि जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है, क्योंकि ऐसा पूजा करवा लो, बहुतों ने बोला पूजा करवा लो या फिर आप किसी पंडित जी के पास चले जाओ, तो मैंने ऐसा कुछ किया नहीं। तो मेरे एक लिसनर है लुपिन करके, उड़ीसा से, ही कॉल्ड मी अप। तो उसने मेरे को फ़ोन किया कि भैया मैं आपके फैमिली में इतना कुछ हो रहा है, तो मुझे ठीक नहीं लग रहा कुछ। शायद हो सकता है कि मैं गलत भी हो सकता हूँ, बट ऐसा भी हो सकता है कुछ, शायद आपकी फैमिली में कुछ ऐसा ऊपर ही कुछ आया हो, कुछ समथिंग, और पैरानॉर्मल। पैरानॉर्मल टाइप का कुछ हो, कि ऐसा क्यों हो रहा है आपके साथ। मतलब स्टार्टिंग से मेरी मदर भी बीमार रहती थी हमेशा, 16 ईयर शी वॉज बेड रिडन। तो ऐसा क्यों हो रहा है आपके साथ? तो उसने मुझे बोला कि मैं किसी का पता करता हूँ और मैं जाता हूँ वहाँ पे, पता करके मैं आपको फिर कॉल करूँगा। हफ्ता 10 दिन बाद उसने मेरे को फिर से फ़ोन किया। उसने कॉल किया कि भैया मैं आज जा रहा हूँ, वो पुरी में रहता है, तो मैं यहाँ से थोड़ा दूर गांव है, वो बौन दुर्गा का मंदिर है। बौन दुर्गा गॉडेस माँ दुर्गा का वन देवी का रूप है वो, तो शी इज़ द गार्डियन ऑफ द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट को करती है, गार्ड करती है वो। तो वहाँ पे छोटा सा मंदिर है, वो कह रहे हैं वहाँ पे पंडित जी जो बैठते हैं वो कौड़ी उछालते हैं, उससे वो चीज़ें बताते हैं। मैं कहा ठीक है, तो बोला मैं जब वहाँ पहुँच जाऊँगा मैं आपको कॉल करूँगा आज। तो मैंने कहा ठीक है, तो वो चले गया वहाँ पे। जब वो वहाँ पहुँचा तो उसने मुझे कॉल किया, पंडित से मेरी बात करवाई। अब उस पंडित जी को जानता नहीं हूँ, मैं दिल्ली बैठा हूँ, लुपिन से कभी मैं मिला नहीं हूँ, लुपिन मेरी हिस्ट्री जानता नहीं है, उसको मेरे बारे में कुछ नहीं पता, ठीक है। उसको सिर्फ ये है कि भाई भैया को लग रहा है मुझे कुछ दिक्कत है तो मैं कर लेता हूँ। पंडित जी को मैं जानता नहीं हूँ, उन्होंने मुझे कभी देखा नहीं है। तो कॉल पे थे, तो उन्हें कौड़ी उछालनी शुरू करी, शेल्स जो होते हैं वाइट कलर के। उन्होंने बोला नंबर चूज़ करो 1 से 5 के बीच में। ठीक है, कर लिया मैंने, उनको बता दिया, नंबर चूज़ किया। फिर उन्होंने फिर उछाला नंबर चूज़ करो। उसके बाद उन्होंने बोलना शुरू किया मेरे को कि ऐसा है कि तुम्हारी फैमिली में दिक्कत थी, इन द सेंस कि भाई प्रॉपर्टी के लेके कोई इशू था क्या? तो मैंने बोला हाँ, प्रॉपर्टी को लेके इशू था मेरी फैमिली में, और मेरे फादर को कुछ भी नहीं मिला मेरे प्रॉपर्टी में से, ठीक है। जो भी था, सारे रिश्तेदार वगैरह जो भी थे, पानी चाहिए। नहीं ठीक है, तो जो भी था तो वो हमें कुछ नहीं मिला हिस्सा, और प्रॉपर्टी लेके इशू था हमारे घर में। तो फिर उन्होंने मुझे बताया कि तुम यार एक बार सोच के याद करके मुझे बताओ कि तुम्हारे घर में कोई ऐसा था जो काला जादू वगैरह में विश्वास करता हो या कहीं ऐसे जाता हो किसी के पास। तो मैं उस टाइम पे कितने साल का हूँगा, आई वॉज हार्डली लाइक 15-16 साल का था तब मैं। तो मैं, छोटे चाचा थे वो जाते थे, तो वो एक किसी मुस्लिम उसके उनके पास जाते थे, तो वहाँ पे मेरे को पता चला था वो जाते थे, उनके घर के अंदर सब मतलब कच्चा मांस वगैरह सब पड़ा रहता था, और वो कुछ करते थे वहाँ पे, इल्म वगैरह करते थे, जादुई के लोग। तो और मेरे को फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि जो भी चीज़ है
ये हुआ तो उस चीज़ के लिए था, बट इसका अभी जो जिस चीज़ के लिए कराया गया था उसका मोटिव अभी पूरा हुआ नहीं है, ठीक है। मोटिव क्या है, जो भी तुम्हारे आसपास लोग हैं, फॉर एग्जाम्पल तुम्हारी वाइफ जो थी, शी वॉज लिविंग विथ यू, तो उस एंटिटी को चाहिए नहीं कि तुम्हारे आसपास कोई रहेगा। आपके आसपास? मेरे आसपास इन द सेंस कि मतलब मेरी लाइफ में कोई, मेरी शादी हो गई, ठीक है, मेरी वाइफ है, मेरी फैमिली को उसको खत्म करना है पूरी तरीके से, अगर देखा जाए तो दैट इज व्हाट द इंटेंट वाज काला जादू का, कि भाई प्रॉपर्टी से तो बहुत ज़्यादा आगे बात बढ़ गई ना फिर। तो मेरी मदर भी जो थी वो बेडरिडन थी 16 साल, उनको हमने क्या क्या ट्रीटमेंट नहीं करवाया, उनको सबसे अच्छे अच्छे डॉक्टर्स को दिखाया गया, उसके बाद फिर उनको आयुर्वेदिक करवाया गया, एलोपैथिक करवाया गया, उनकी दवाइयाँ बाहर से इम्पोर्ट होती थी, इंडिया में नहीं मिलती थी। उनको एक्चुअली रोमेटॉइड आर्थराइटिस था, तो वो धीरे धीरे बढ़ता चला गया, कोई ट्रीटमेंट काम नहीं किया, ठीक है, सब कुछ करवा के देख लिया। उसके बाद फिर वो बेडरिडन हो गई, धीरे धीरे उनकी तबीयत और ख़राब हो गई। जब वो उनकी डेथ हुई तब वो 30 या 35 किलो की थी जी, ठीक है, 30-35 किलो की, इतनी बदली। तो और उसके बाद फिर वो बेडरिडन थी, फिर डेथ हो गई उनकी, मेरी मदर की। फिर मेरे फादर की तबीयत खराब हुई। मेरे फादर को पहले सबसे पहले तो स्टार्ट हुआ कि भी इनको हार्ट अटैक पड़ा जी, ठीक है। हार्ट अटैक जब पड़ा तो उसके बाद उनको हॉस्पिटल लेके गए, फिर मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो गए, सारे ऑर्गन एक के बाद एक बंद हो गए, ठीक है। उसका सारे के सारे ऑर्गन एक बाद बंद हो गए। उसके बाद उनको हॉस्पिटल आईसीयू में रखा गया, ट्रीटमेंट चला, हॉस्पिटल में आई गया, ऑलमोस्ट 4-5 महीने हॉस्पिटल में थे वो। तो फिर बच गया किसी तरह, बच के वापस घर पे ले आए। घर पे लाने के 2 महीने बाद फिर दोबारा उनको प्रॉब्लम हो गई, फिर उनके ब्रेन में कुछ इशू हो गया, फिर दोबारा लेके गए। तो देखो अभी एक तरह से पूरा साल उस टाइम हॉस्पिटल में निकल गया। उसके बाद थोड़ा ठीक हुआ, फिर उनकी एक आँख खराब हो गई, मेरे फादर की एक खराब हुई, सर्जरी वगैरह स्टार्ट हुई, दिखाया, ठीक है। दूसरी आँख खराब हो गई, ठीक है, रेटिना डिटैच हुआ, एक पहला, दूसरा रेटिना दोबारा डिटैच हो गया, दोनों आंखें खराब। दोनों खराब। 13 सर्जरी हुई आंखों की, 13-14 सर्जरी हुई आंखों की, कुछ नहीं हुआ, ठीक है। वो ठीक है ना हो, रेटिना अगर डॉक्टर ने चिपका दिया वापस सर्जरी करके, वो फिर खिसक जाएगा। चिपकाया खिसक गया, चिपकाया खिसक गया। तो 90% ब्लाइंड थे मेरे फादर बिफोर ही पास्ड अवे 2024 में, ठीक है। उसके बाद मेरी वाइफ जो थी उनको मेरी वाइफ को एक्चुअली एक ऑटोइम्यून डिजीज था जिसको बोलते हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस। तो वो वॉकर लेके चलती, उसको बैलेंस नहीं कर पाता, धीरे धीरे ब्रेन के जो नर्व्स है ना वो धीरे धीरे जलते रहते हैं, डिस्ट्रॉय होते रहते हैं हल्का हल्का करके। तो वॉकर लेके चलती थी। शी वॉज कम्प्लीटली लिविंग अ नॉर्मल लाइफ शादी से पहले। शादी होके आई, उसके बाद धीरे धीरे उसकी तबीयत और मल्टीपल स्क्लेरोसिस की तबीयत खराब होना शुरू हो गई, ज्यादा हो गया। कब से ईयर बता सकते हैं थोड़ा? 2021 में हमारी शादी हुई थी, जी। 2024 में शी पास्ड अवे, 3 साल। तो इट वाज अ लव मैरिज। तो उसके बाद जब वो हुआ तो फिर क्या बोलते हैं, तबीयत धीरे धीरे खराब होनी शुरू। शादी के तुरंत बाद उसको एक्चुअली पहले उसका एक तबीयत ऐसी खराब हुई कि पहले सबसे पहले शुगर उसका हाई चला गया। नॉर्मल आदमी कितना जा सकता है, उसका 1200 चला गया था शुगर। 1200 मैंने जो हाईएस्ट सुना है ना वो सुना है 600-650। हाँ 1200। मैं उसको एम्स लेके गया, उस टाइम कोविड का टाइम था, लॉकडाउन चल रहा था। मैं यहाँ सीधा उसको एम्स लेके गया, उसको एडमिट किया। शायद इतनी बड़ी इंसुलिन की इंजेक्शन होगी जो 24 घंटे तक धीरे धीरे करके इंसुलिन पंप कर रही थी कि शुगर कंट्रोल लाने में। उसके बाद एक चीज़ होती है कीटॉन्स। कीटॉन्स इज समथिंग लाइक अ प्रोटीन थिंग, आई थिंक। वो यूरिन में नहीं आना चाहिए। कीटॉन्स भी थे, ठीक है। डॉक्टर्स ने मेरे को बोल दिया था शायद मतलब कि ये है कि बहुत क्रिटिकल कंडीशन में है, शायद बचे ना बचे, ठीक है। उस टाइम कोविड का टाइम चल रहा था, कोविड के पेशेंट्स मेरे सामने आ रहे थे और कोविड के पेशेंट्स मर रहे थे, मैं देख रहा था लोगों को अपने सामने। तो अब क्योंकि हॉस्पिटल में थी, बिना मास्क के उसको एडमिट करा हुआ, ऑब्वियसली तो उसको भी कोविड भी हो गया साथ में। तो अब उसके बाद मेरे को, मैं भी वही बैठा हुआ था, पर मैं डबल मास्क पहना हुआ था, शायद इसलिए मेरे को हुआ नहीं इतना कोविड के बीच में भी, आई डोंट नो। बट उसके बाद फिर उसको एडमिट किया गया हॉस्पिटल में। बहुत ज़्यादा हेलुसिनेट कर रही थी, मतलब बेहोश थी, होश में नहीं थी। उसके बाद फिर उसका भी उसको शायद 20 दिन 25 दिन हॉस्पिटल में रखा गया। फिर उसको लेके आए, हल्की हल्की तबीयत ठीक हुई। उसके बाद फिर वो काम पे जाना स्टार्ट कर दिया उसने दोबारा। फिर दोबारा उसकी तबीयत खराब हो गई। उसके बाद जब तबीयत खराब हुई तो बिल्कुल ही ठीक नहीं हुई तबीयत, फिर खराब हो गई। चल आप दवाई ले लो, ट्रीटमेंट करवा लो, सब कुछ। सेम विद माई फादर, आंखें दिखा लो, ये कर लो, वो कर लो, सलाह नहीं, कुछ कर लो। 2024 में मुझे भी रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया डिटेक्ट, ठीक है, कि मुझे भी है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। उसके बाद अब ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि मुझे लगता है ना कि मतलब जो भी चीज़ की गई थी वो एंटिटी आसपास है। मतलब अब तो मेरे को ऐसा लगता है कि अब उसका टाइम शायद पूरा हो गया हो, अब नहीं है मेरे आसपास, बट उस टाइम तक थी। क्योंकि उसके बीच में बहुत बहुत वियर्ड चीज़ें हुई थी मेरे साथ। आफ्टर माय वाइफ पास, मेरे वाइफ के पास जाने से पहले भी उसके साथ भी कुछ चीज़ होती थी। जैसे मैं मार्केट जाता था ना, तो डरती थी कि तुम मार्केट मत जाओ, तुम घर पे रहो, मंगा लो, या फिर तुम जा रहे हो तो जल्दी वापस आना। मैं क्यों, क्या हुआ? कह रही है कि मुझे डर लगता है।
मुझे क्यों डर लगता है? ये मेरे फादर के, आफ्टर माई फादर पास है उसके बाद की बात है, कोलकाता में रहता था मैं। कि डर इसलिए लगता है कि जब तुम जाते हो तो मैं एक्चुअली वहाँ पे गर्मी बहुत पड़ती है कोलकाता में, तो एसी चला के रखता था, मैं चला के मैं दरवाजा बंद करके चला था कि तुम रूम में रह, मैं भी आता हूँ। बिकॉज उस टाइम तो बेड नहीं थी, चलती फिरती नहीं थी। कहती बाहर से मुझे किसी के चलने की आवाज़ आती थी कि रूम के इस वाले, इधर हमारा बेडरूम होगा, इधर एक बेडरूम है, बीच में गैलरी है, ये किचन है और सामने ड्राइंग रूम है, ठीक है, उधर बैल्कनी है। अब इस रूम से चल के कोई उस रूम पे जा रहा है कि हवाई चप्पल की आवाज़ आ रही है, ठीक है, या फिर किचन में बर्तन के हिलने की आवाज़ आ रही है, ठीक है। कभी कभी उसको मेरी आवाज़ सुनाई, मेरा नाम सुनाई देता था। और मेरा घर का जो डाक नाम, नहीं वो मैं जब घर पे नहीं होऊंगा ना तब होगा। मेरा घर का नाम है शांटू जी। तो क्या है, बहुत फेंट से आवाज़ आएगी किचन में, उसको शांटू चिल्ला रहा हूँ, ठीक है, उसको डर लगता था। तो मैंने कहा पूजा पाठ करवानी पड़ेगी जो भी, मतलब तो मैं उस टाइम में मैंने कहा पता नहीं शायद तेरे को वहम हो रहा है या फिर तू कुछ भी है, मतलब इतने दिन फादर थे वो भी नहीं रहे, तो हो सकता है भाई तेरे को वहम हो रहा हो, कुछ हो रहा हो। एक दिन मैं बैठा हुआ था घर पे उसके साथ रूम में ना, तो रात का टाइम था। उस दिन मेरे को रियलाइज हुआ कि नहीं सच बोल रही है, क्योंकि उस दिन मेरे को भी आवाज़ आई कि भाई ऐसे बाहर कोई चल रहा है। हाँ, चप्पल से कोई चल के गया और किचन में खटखट खट की आवाज़, बर्तन हिलने की आवाज़ आई मेरे को। तब मेरे को लगा नहीं ये सच बोल रही है, ठीक है, कि कुछ तो है। उसके तुरंत बाद उसकी तबीयत खराब हुई। फिर तबीयत खराब हुई, उसके बाद ऐसी तबीयत खराब हुई हॉस्पिटल लेके गए, ट्रीटमेंट चला। जब ट्रीटमेंट चला उसके बाद फिर वो हॉस्पिटल में उसको मैसिव हार्ट अटैक पड़ा, शी पास्ड अवे देयर हॉस्पिटल में। मेरे आंखों के सामने मैं आईसीयू में खड़ा था उस टाइम पे। तो उस टाइम तो मैं खुद भी बेहोश होने वाला था उसको देख के कि भाई ये क्या हो गया मेरे आंखों के सामने। बट फिर किसी तरह मतलब आई डोंट नो मैं कैसे सर्वाइव कर गया उस चीज़ को कि ठीक है, मतलब हिम्मत बांध के, बिकॉज ऑफ माई 2 डॉग्स एक्चुअली। मेरी वाइफ मुझे बोलती थी कि वो अपने बच्चों की तरह मानती थी उसको, मेरे डॉग्स को भी, हमारे डॉग्स हैं, कि मेरे को अगर कुछ हो गया तो तुम इनका ख्याल रखोगे। तो एकदम से मेरे दिमाग में वो चीज़ दौड़ी कि भाई तो मेरे को कुछ हो गया तो तुम इनका ख्याल रखोगे। तो मैं एकदम से फेंट होने लगा था, बट समहाउ आई मैनेज्ड, ठीक है। चलो उसके बाद में जो भी अंतिम संस्कार वगैरह हुआ, फिर मैं अब क्योंकि उस फ्लैट में मैं था, मेरी सिस्टर आई थी, मेरे दोस्त आए थे वहाँ पे कि भाई अब तुम दिल्ली चलो वापस। हम कोलकाता गए थे बिकॉज मेरी वाइफ की जॉब लगी थी कोलकाता में, तो मैं तो वर्क फ्रॉम होम करता था, तो उसको कहीं नई कंपनी में जॉब लगी थी, तो इसलिए हम चले गए थे वहाँ पे। बट वहाँ जाके तबीयत खराब हो गई थी उसकी ज़्यादा, तो वो जॉब कंटिन्यू कर नहीं पाई थी वो, तो शी वॉज ऑल्सो वर्किंग फ्रॉम होम दूसरी किसी कंपनी के लिए। तो मेरी सिस्टर ने बोला कि भाई तू यहाँ पे रह नहीं पाएगा अकेले, बिकॉज फैमिली के साथ तू आया था, अब तो तेरी पूरी, अब तो कोई रहा ही नहीं घर में, कैसे रहेगा अकेले, बिकॉज यू विल गो मैड। मैंने कहा नहीं यार, मेरे को इतनी जल्दी मैं यहाँ से जा नहीं सकता हूँ, एटलीस्ट मेरे को गिव मी अ मंथ्स टाइम कि 1 महीना मैं और घर पे रुकूँ। क्योंकि मुझे भी तो है ना, यादें हैं भाई, तो मेरे को अभी हम बोल रहे हो भाई, मुझे भी तो चीज़ से डील करना पड़ेगा ना, चीज़ों से कि भैया अभी मैं सब मेरे साथ है, कोई भी नहीं है, तो अगर मैं एकदम से उठ के चला जाऊंगा तो वहाँ जाके मेरा दिमाग और ख़राब होगा। इसलिए मुझे पहले रियलाइजेशन चाहिए कि भाई अब कोई नहीं है, मैं अकेले ही हूँ, मेरे 2 डॉग्स हैं मेरे पास। तो घर पे मैं था, अब रात के टाइम पे तब मेरे को सुनाने से शुरू हुआ, रात को मैं अकेला हूँ घर पे। अब घर पे से मैं, मेरे 2 डॉग्स तो है नहीं, मैं अंदर बेडरूम में सो रहा हूँ, बाकी सारे कमरे खाली पड़े हैं। फिर वही चलने की आवाज़, किचन में जाके खड़खड़ की, बर्तन जैसे कोई बर्तन कुट कर रहा हो उसकी आवाज़। हाँ, खुद का नाम सुनाई दिया, नाम सुनाई दिया कान में। मैं रात को सो रहा था, बिल्कुल गहरी नींद में था मैं, ठीक है, बिल्कुल गहरी नींद में, तो सो गया रात को। मैं उस टाइम पे बहुत रोते रोते सो जाता था, रोते रोते मैं सो गया, कब आग लगी पता नहीं। अचानक से कान में मेरे को मेरा आवाज़ सुनाई दी, मेरा नाम यहाँ पे लिख दिया गया, वो कान के बिल्कुल पास में, ठीक है। लेकिन वो आवाज़ किसकी लगी मेरे को, आवाज़ मेरी वाइफ की लगी थी मेरे को, जैसे कुछ बोलना चाह रही हूँ अंकल नाम, मेरे को मेरी वाइफ की आवाज़ मेरे को कान में सुनाई दी थी। बट एट द सेम टाइम मेरे को 2 स्मेल भी सुनाई दी थी। एक तो जैसे फूलों की खुशबू आ रही हो रूम में बिल्कुल, और एक कुछ बहुत भयंकर चीज़ जल रही हो, 2 स्मेल एक साथ आ रही है। बट मैंने अपनी आँख नहीं खोली, सुना मैंने, बिकॉज मैंने अपनी आँखें नहीं खोली उस टाइम पे। तो ये कुछ टाइम चला, उसके बाद फिर वहाँ से मैं दिल्ली वापस आया। जब दिल्ली वापस आया तब ये लुपिन वाला इंसिडेंट हुआ है। लुपिन ने मेरे को कॉल किया है कि भैया ऐसा सा है कि भाई मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ है। तब तक भी मैं उतना ध्यान नहीं देता था। मैंने कहा चल ठीक है यार, मे बी शायद आई लॉस्ट माई फादर, आई लॉस्ट माई वाइफ, तो मेरे माई माइंड इज प्लेइंग गेम्स विद मी कि भाई यहाँ मुझे बर्तन की आवाज़ आ रही है। मेरे पापा भी बर्तन खटखट करते थे किचन, उनको आदत गंदी आदत थी उनको, 2-2 मिनट में जाके फ्रिज खोलना है, 2-2 मिनट में किचन को खाना बनाना पसंद करते थे वो। अब जब आँख चली गई तो खाना बना नहीं पाते थे, तो किचन में जाके ऐसे बर्तन छेड़ते रहेंगे। तो वही मेरे दिमाग में क्या था, मेरे माइंड इज प्लेइंग गेम्स विद मी कि किचन में बर्तन की आवाज़ आ रही है, बाहर से कोई जा रहा है, कान में सुनाई दे रहा है, तो मे बी इट्स माई ग्रीफ। बट लुपिन ने मेरे को जब फ़ोन किया उसके बाद, जब पंडित जी ने मेरे को बोला कि भाई ये प्रॉपर्टी की वजह से ऐसा सा हुआ था, ठीक है, एंड ये जो एंटिटी है इट इज़ विथ यू, ठीक है, तो अभी ऐसा है कि ये तुम्हें भी ख़त्म करना चाहती है, ठीक है, और ये तुम्हारी पूरी फैमिली को ख़त्म करने के लिए ही भेजी गई थी अगर है तो, और ये तुम्हें भी ख़त्म करना चाहती है। उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम किसको मानते हो? मैंने बोला मैं तो बचपन से माँ काली को मानता हूँ, ठीक है। तो बोला बस यही है,
बिकॉज माँ काली का आशीर्वाद तुम्हारे सर के ऊपर है, इसलिए तुमने अब तक किसी ने कुछ कर नहीं पाई है, जो भी चीज़ है ये, ठीक है, कुछ नहीं कर पाई है, लेकिन ये ट्राई करती रहती है। तुम जाओ शनिवार को माँ काली के मंदिर में, एक दिन पहले शाम को, जब शनिवार को रविवार को जाओ, शनिवार को जब पूजा होगी माँ काली के मंदिर में, तो अगले दिन जो फूल बच जाता है वो पंडित जी से मांग लेना फूल अपने पास, और वो ले जाके घर पे रख लेना, और 7 दिन तक जाके अपने पास रख लेना। तो मैंने वो फूल रख लिए, मंदिर जाके माँ का फूल रख लिया अपने पास। तो माँ का फूल रख लिया घर पे। उसके बाद फिर इन्होंने बोला कि एक चीज़ याद रखना, ड्राइव मत करना ज़्यादा। अगर तुम ड्राइव करोगे भी वेरी केयरफुल, कैब में ट्रैवल कर रहे हो भी वेरी केयरफुल, बिकॉज कुछ और नहीं है तो किसी दिन तुम्हें रोड एक्सीडेंट में मरवा देगी, जो अभी एंटिटी है, ठीक है। बिकॉज बाकी सबको तो जैसे जैसे करेगा। माई सिस्टर नाउ शी इज मैरिड, वो दूसरी फैमिली में चली गई है, तो उसका ब्लड बॉन्ड वो खत्म हो गया एक तरह से, क्योंकि अब दूसरे कुल में चली गई ना एक तरह से वो, तो वो शी इज सेफ। मैं तो इसी कुल में हूँ, तो जब तक वो मुझे नहीं खत्म करेगी तब तक उसका मन नहीं भरने वाला, वो बाकी सबको खत्म कर चुकी। अब मैंने कहा चल ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन उसके बाद फिर और वियर्ड चीजें होने शुरू हो गई। अब क्या मैं घर पे बैठा हूँ, कभी कभी ना ऐसा मतलब अंधेरे में लगता, भाई जहाँ बैठ तो कभी लगता है पीछे से कोई चला गया, तो पीछे से कोई चला गया, ठीक है। तो मैं उस टाइम पे बहुत डिप्रेशन में भी था, इतना डिप्रेस था मैं कि भाई ये मेरी तो लाइफ खत्म हो गई है, सब चले गए मुझे छोड़ के, अब मैं अकेला पड़ा हूँ यहाँ पे घर में। जब दिल्ली आ गया वापस, रात रात रोते रहना, ये करते रहना। अचानक से मैं ना रात को रो रहा था, और मैंने भगवान को बोल रहा माँ को कि यार माँ तू देख ले मैं क्या करूँ। पता नहीं क्या हुआ, ऑल ऑफ अ सडन टीवी ऑन ही था, यूट्यूब चल पड़ा टीवी में, माँ काली का वीडियो चल पड़ा टीवी के अंदर, ठीक है। और तुम मानोगे नहीं उस वीडियो में क्या क्या हो रहा था। वीडियो में माँ काली बेसिकली इज टॉकिंग टू यू। अब वो अगर मान लो AI वीडियोस चलती हैं टीवी पे, ठीक है, बहुत सारे चैनल्स जैसे इसमें भगवान की फोटो होते हैं, भगवान कुछ कह रहे होते हैं, लेकिन इट वाज वेरी वियर्ड कि भगवान जो कह रहे हैं वो मेरे को ही कह रहे हैं। मतलब जो सिचुएशन मेरे साथ है ना, एग्जैक्टली वही सिचुएशन बोली जा रही है कि मुझे पता है कि तू अभी इस प्रॉब्लम में है, लेकिन घबरा मत, मैं तेरे साथ हूं, ठीक है। अब जो मैं बोल रहा हूँ ध्यान से सुन, और जो मैं बोल रहा हूँ करते रहना, ठीक है, करना उसको। मैं कहा ठीक है। मैं पता नहीं क्या रोते रोते मैं देखने लगा, मैं कहा क्या है, देखता मैं। सबसे पहले घर को पूरा साफ करके पानी में डालो काला नमक डाल के, या फिर वो पहाड़ी नमक डाल के पूरे घर में पोछा लगा। उसको कर लिया, 4-5 कटोरी ले, सब में नमक डाल के एक कोने में डाल दे, ठीक है। और उसके बाद तू मेरा नाम जपता रहता है, तो मेरा नाम जप करना शुरू कर दे दोबारा, मैंने बीच में छोड़ रखा था, दोबारा तू मेरा नाम जप करना शुरू कर दे। और अब मैं तेरे को एक बात बता रही हूँ कि अब जब तू ये करेगा तब ये चीज़ और प्रबल होगी, तेरे को और परेशान करना शुरू करेगी, ठीक है। तेरे घर की लाइट्स जो हैं वो सही रहेंगी, फ्लिकर करेंगी या तो खराब हो जाएंगी, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स काम करना बंद कर देंगे, ठीक है, ये सब होना शुरू हो जाएगा। लेकिन जब मैं आऊँगी तब ये सारी चीज़ें खुद ब खुद ठीक हो जाएंगी। मैंने उस टाइम पे फिर मैंने वो किया, मैंने कहा चल ठीक है, अब आदमी को क्या चाहिए होता है, सहारा चाहिए होता है। अब माँ बोल रही है चलो ठीक है करते हैं, किया। किचन की लाइट फ्लिकर कर रही है, बीच वाली लाइट फ्लिकर कर रही है, कभी टीवी मेरा बंद हो जा रहा है, 3-3 दिन नहीं चल रहा, इलेक्ट्रिशियन आके चेक करके जा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है टीवी में, लेकिन वो बंद है। ऑन करो चालू होगा, बंद, ऑन करो चालू होगा, 3 दिन बाद 4 दिन बाद अपने आप चालू हो जाएगा, फिर चलता रहेगा। तो ये सारी चीज़ें होने शुरू होगी, मतलब कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉनिक प्रॉब्लम आ रही है, हो रहा है, लाइट फ्लिकर कर रही है, पावर सर्ज हो रहा है, समथिंग लाइक दैट। फिर उसके बाद रात को डरावने सपने आना, इतनी भयानक सपने आ रहे हैं कि भाई मैं नींद में काँप रहा हूँ, शिवर कर रहा हूँ मैं। अभी पीछे कुछ दिन पहले भी हुआ था मेरे साथ, मैं शिवर कर रहा था, मैं सो रहा था, ऐसा सपना आया मुझे, मैं इतना डर गया, मैं शिवर कर रहा था। तो मैं तो माँ काली की साधना करता हूँ, तो मेरे को मंत्र पता है सारे, जो तांत्रिक साधना करता हूँ, मेरे को तांत्रिक मंत्र मेरे को पता है। तो मैंने वो मंत्र माँ का पढ़ा, जो सुरक्षा कवच मंत्र होता है, वो मैंने माँ का मंत्र मैंने पढ़ा, ठीक है। तो जैसे मैंने पढ़ा, मैं बता भी देता हूँ मंत्र, ताकि क्योंकि मैं छिपाता नहीं, दूसरों की तरह नहीं बोलता मैं कि भाई, हाँ दूसरों की तरह नहीं हूँ मैं कि भाई ये मंत्र नहीं बताना चाहिए गुरुदेव। हुंग हुंग रिंग रिंग काली के, घोर दंष्टे प्रचंडे चंडनाई के, दानवान दारे दारे हन हन शव वीरे, महाविघ्नम छेद छेद स्वाहा, ठीक है। ये मंत्र है जो कोई भी विपदा हो ना आपके ऊपर, उसको वहीं पे स्टॉप करना है ना, यू कैन स्टॉप। लेकिन क्या हो रहा है उस दिन रात को, मैं मंत्र बोल रहा हूँ सोते हुए भी, ठीक है, लेकिन मेरे मंत्र गुल मिक्स हो जा रहे हैं, भूल रहे हो, मिक्स हो जा रहे हैं, हाँ। जब मैं मंत्र को बोल रहा हूँ मिक्स हो जा रहा है, लेकिन मेरे दिमाग में हुआ कि मेरी तो माँ है, माँ काली तो मेरी माँ है, मेरे को ये मंत्र चाहिए ही नहीं, जय माँ काली। एंड द मोमेंट आई सेड जय माँ काली, आई सॉ माँ इन फ्रंट ऑफ मी, आंखें बंद करके माँ की शक्ल मेरे को दिखी, मैं एकदम फिट हो गया। वो जो कपकपी थी गायब हो गई, सपना खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। इट्स लाइक शी इज जस्ट इन फ्रंट ऑफ मी एंड शी इज टेलिंग मी कोई नहीं मत डर, ठीक हो जाएगा। तो मेरा ये मानना है कि वो एंटिटी जब वो हुआ ना चीज, अब मेरे को डर नहीं लगता। अब मेरे को अब अंधेरे में भेज दो, मेरे को शमशान में भेज दो, मेरे को कब्रिस्तान भेज दो, कोई डर नहीं है, मुझे पता है मेरी माँ मेरे साथ चल रही है, मेरे को डरने की जरूरत ही नहीं है। तो जब से वो हुआ, ये सारी चीजें हुई, तब से मेरे को लगता है एंटिटी की प्रेजेंस बहुत कमजोर हो गई है जी। अब मुझे डर नहीं लगता। अब मैं बाहर निकलता हूँ, डर नहीं लगता है, लगता नहीं है कि पीछे
पहले ऐसे इस वाले घर में भी लगता था बाहर के दरवाजे से कोई चला गया, अब नहीं लगती वो सारी चीज़ें। तो अब मेरे को वो डर मेरा बहुत कम हो गया। बट ये है कि हाँ, काला जादू के लिए कहा जाता है कि आप किसी को भेजोगे पलट के आप पे आएगा, आप वो पे आएगा। ठीक है। अब वो चीज़ तो जो भी थी। अब जिसने किया था, ठीक है, जो मेरे चाचा थे, छोटे चाचा, उनको बहुत ही गंदी उनको उनकी डेथ हुई थी, ठीक है। वो उनकी बॉडी किसी लैंप पोस्ट के नीचे मिली थी रात को उस टाइम और सुबह के टाइम पे, और उनके पास कुछ नहीं था। जो उन्होंने लूटा था ना जायदाद, सारा चला गया, सब कुछ चला गया, कुछ नहीं बचा उनके पास। बेसिकली वो बिल्कुल एक भिखारी की तरह उनका जाना हुआ था। बॉडी भी किसी ने क्लेम नहीं करी थी उनकी, लास्ट में किसी रिश्तेदार ने क्लेम करी थी, देन उनका संस्कार हो पाया था। तो ये सारी चीज़ें तो काला जादू जो करते हैं उनके साथ लास्ट में ऐसा उनके साथ लास्ट में होगा ही है। तो मतलब क्यों आप किसी भरे पूरे परिवार को खत्म करना चाहते हो? मतलब आपका कुछ प्रॉब्लम है, अच्छा ठीक है, चलो आपको करना था, आपने कर लिया। अब मेरे फादर को दिख नहीं रहा, मेरी मदर बेडरिडन है, ठीक है, मैं हूँ 15-16 साल का, केस हो रहा है प्रयागराज में, घर हमारा इलाहाबाद में, ठीक है, मेरा बाप देख नहीं सकता, तो आपने नकली साइन भी कर लिए, ठीक है, तो केस कौन करेगा? मैं तो कर नहीं सकता। अब अगर केस करूंगा तो हर रोज हमको जाना पड़ेगा इलाहाबाद, दिल्ली से। आप उस टाइम दिल्ली रहते थे? हम लोग दिल्ली रहते थे। और एक अंधा आदमी को लेके एक 15-16 साल का लड़का हर रोज तो ट्रैवल करने, जबकि माँ बेड पे पड़ी है, जाएगा ही नहीं। जब तुम्हें पता है ये सब होना है तो तुम्हें ये सब करने की जरूरत क्या थी फिर? क्यों किया तुमने? सब कुछ खत्म कर दिया, क्यों? मैं तो मानता हूँ इस चीज़ को कि भाई ये सब चीज़ें हुई इसीलिए कि भाई तुमने किया था, क्योंकि क्लेश घर में, बीमारी घर में, पैसे की कमी घर में, ये सब कुछ तभी होता है जब बुरी चीज़ें घर में घुसते हैं, क्योंकि बीमारी आएगी तो पैसे जाना शुरू हो जाएंगे, उसका कोई इलाज नहीं है। राइट भाई, मेरे को क्या लग रहा है ना इस केस में कि उन्होंने कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते थे कि किसी भी तरीके से ये चीज़ें ये लोग क्लेम ना कर लें। जैसे कि आपने बताया कि आप जा नहीं सकते थे, घर पे माँ बीमार है, पापा की ये सिचुएशन है, आप छोटे हो, 15-16 साल के हो, है ना, तो मतलब इंसान करे तो करे क्या? हाँ, तो करेगा वही तो मैं आज सोचता हूँ, तो मैं सोचता हूँ क्या जरूरत थी? मतलब कोई जरूरत नहीं थी ऐसा करने की। तुमने गए, तुम वहाँ पे तुमने सब क्रियाकर्म जो भी था तुमने करवाया वहाँ पे। घर की, हमारे दूसरे पंडित ने बताया था घर की एक, क्योंकि हमारा पुश्तैनी घर बहुत बड़ा था, ठीक है। मैं दादाजी जब आए थे तो उस टाइम पे आपका वर्ल्ड वॉर टाइम पे, उस टाइम पे वो बर्मा से आए थे इंडिया में। अच्छा। वो बर्मा गए थे वो करने के लिए, डॉक्टरी की ट्रेनिंग करने, डॉक्टर थे मेरे दादाजी। उनकी कहानी भी अलग है। वो लाशों के ऊपर पैर रख के आए थे, वो इतनी लाशें थी खेतों में पड़ी हुई वहाँ पे, तो लाशों में पैर रख के आए थे, क्योंकि वहाँ पे उस टाइम कत्लेआम चल रहा था। जब ट्रक में छिपके आए तो उसमें भी लाशें भरी हुई थी, उन लाशों के बीच में छिपके आए थे इंडिया। वो जब आए थे कुछ नहीं था उनके पास, फिर अब पूरी मेहनत करके उन्होंने प्रॉपर्टियाँ बनाई, ज़मीनें खरीदी, पता नहीं क्या क्या किया, अल्टीमेटली सब खत्म हो गया, कुछ नहीं। हमें तो कुछ मिला ही नहीं, हो जिन्होंने लिया वो खत्म हो गया, तो क्या फ़ायदा हुआ सब चीज़ों का? अल्टीमेटली तो कुछ तुमने दूसरों को भी जीना हराम किया, खुद भी नहीं भोग पाए, क्या फ़ायदा? सही बात है। तो ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए, जो भी सोचता है करने का उसको नहीं करनी चाहिए। टू बी ऑनेस्ट भाई, हम तो केवल आपकी कहानी सुन रहे हैं, आपने ये लाइफ जी है और अभी भी जी रहे हो यार भाई। क्योंकि मुझे तो हमेशा जीना है ना, बिकॉज अब मेरे अपने रात को लेटता हूँ, मेरे बेड के सामने मेरी वाइफ की फोटो रखी हुई है, वहीं रखता हूँ मैं फोटोग्राफ, ताकि मेरे आंखों के सामने रहे वो, ठीक है। बेड के सामने फोटो रखी हुई है, रोज़ देखता हूँ उसको, रोज़ देखता हूँ, रोज़ याद करता हूँ, हर पल याद करता हूँ, अभी भी याद करता हूँ। तो इट्स लाइक कि भाई तुमने तो मेरे जिंदगी का एक हिस्सा छीन लिया ना भाई, बिकॉज मेरी वाइफ मेरे लिए इंस्पिरेशन थी। आई एम सॉरी, आई एम फीलिंग क्राइंग। मेरी वाइफ जो थी मेरे लिए इंस्पिरेशन थी कभी, बिकॉज आई एम राइटर, मैं स्टोरी लिखता हूँ, तो वो मेरे साथ बैठते बताती थी भाई इस पे हम लिख सकते हैं। या फिर वो मेरी पहली, जिसको पहली श्रोता बोलते हैं, कहानी लिखी सबसे पहले उसको सुनाता था, वो सुनती थी। कोई अगर वो सबसे ज़्यादा एक्साइटेड होती थी कि तुमने जब पूरी कहानी रेडी कर ली, साउंड डिज़ाइन भी हो गया, सब कुछ हो गया, पूरी कहानी रेडी है, सबसे पहले मैं सुनूंगी। वो हेडफोन लगा के सबसे पहले पूरी कहानी सुनेगी, मैं वॉइस एक्टिंग करूँगी, जबकि वॉइस एक्टर थी भी नहीं, मैं वॉइस एक्टिंग करूँगी, वॉइस एक्टिंग करती थी, सब कुछ करती थी। तो तुमने एक तरह से तो छीन ही दिया ना मेरे सब कुछ। शादी को मेरे कितना ही हुआ, एक 3 साल, 2021 में शादी हुई, 2024 के एंड में नवंबर में शी पास्ड अवे। तो हम तो जी नहीं पाए ना साथ में। तो भाई वही है ना कि भाई कभी कभी इस सारी चीज़ें ना नहीं करनी चाहिए, बिकॉज आपको नहीं पता होगा कि किसकी लाइफ को किस तरह खराब कर रहे हो। यानी कि भाई जिस पर्सन को, यानी कि आपको हम सुनते हैं, हॉरर स्टोरीज आप सुनाते हो, हमें बताते हो, उनकी पर्सनल लाइफ ही खुद एक बहुत बड़ी हॉरर स्टोरीज कह सकते हैं हम खुद ही, मतलब बहुत कुछ आपने ही देखा यार भाई, है ना। आपको ये लगता है कि किसी भी तरीके से जो आपका कंटेंट है उसकी वजह से भी ये चीज़ें रही हूँ, क्योंकि हॉरर कंटेंट होता है,
अभी देखो मैं जैसे मैंने अगर मैं कोई भी स्क्रिप्ट खोल के देखोगे ना आप, आज की डेट में, पहले नहीं करता था, जो भी लोग मेरे साथ काम कर रहे हैं, जब भी कोई वॉइस ओवर कर रहा है, कोई मेरे कई लिस्टनर्स मेरे को बोलते हैं कि मैं वॉइस ओवर करना चाहता हूँ, तो उनको मैं स्क्रिप्ट भेजता हूँ ना, स्क्रिप्ट की स्टार्टिंग में पंचमुखी हनुमान जी की फोटो लगी होती है, नीचे जय मां काली, जय मां तारा वगैरह सब मंत्र लिखे होते हैं, जहाँ पे कहानी खत्म हुई वहाँ फिर हनुमान जी, पंचमुखी हनुमान जी की फोटो लिखे होते हैं, फिर मंत्र लिखे होते हैं। इसलिए करता हूँ कि जो कहानी मैंने पेजेस पे लिखी हुई है वो कहानी पेजेस के अंदर ही रहे, इससे बाहर नहीं निकलनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे तुम उस एंटिटी को और ज्यादा फीड करते हो या फिर डार्कनेस को और ज्यादा फीड करते हो। क्या हुआ, मैंने एक स्टोरी लिखी बनारस, ठीक है, अब बनारस मैंने लिखी तो बनारस में एक सीन है आपका, सेकेंड एपिसोड है उसका, उसमें एक बूढ़ा आदमी जाता है आपका उधर मुक्ति भवन में बनारस में, जो डेथ होटल बोलते हैं जिसको। तो वो मुक्ति भवन जाता है कि अपने मौत का इंतजार करने के लिए। वो एपिसोड मैंने जब रिलीज किया उसके शायद एक हफ्ते बाद मेरे फादर की डेथ होगी, ठीक है। तो उसके बाद फिर मैं तभी उस टाइम पे मैं आई डिडंट यूज्ड टू पुट हनुमान जी और मंत्र वगैरह नहीं लिखता था मैं लिखने से पहले। फिर मैंने कहानी लिखी आखिरी ख्वाहिश। आखिरी ख्वाहिश एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर कि वहां पे सब चल रहा है, भूत भी आ रहे हैं, जिन भी हैं, सब कुछ चल रहा है। लास्ट में बंदे को पता चल रहा है भाई मैं तो मस्जिद में अकेला खड़ा हूँ, ठीक है, मेरे आसपास कोई है ही नहीं, मेरा कभी कोई परिवार था ही नहीं, ठीक है। ये सब मेरे दिमाग में था, इमेजिनरी है, सब इमेजिन कर रहा हूँ मैं, ठीक है, और सब इमेजिनेशन है। मैं बचपन से आज तक इमेजिन कर रहा हूँ कि मेरा तो परिवार है, कोई नहीं। जब वो हुआ आखिरी ख्वाहिश, उसके 1 महीने बाद मेरी वाइफ चली गई। तो वही चीज़, तो वो बंदा मैं बन गया ना फिर, कि भाई अब तो मेरा परिवार से मेरे इमेजिनेशन में रह गया, अब मेरा परिवार तो है ही नहीं, इमेजिनेशन में रह गया। तब मैंने सोचा यार मैं जो लिखता हूँ मुझे इसको मतलब कि ये तो मेरी लाइफ को इम्पैक्ट कर रहा है, ठीक है, मैं इसको ब्लॉक कर देता हूँ। अभी पीछे में वो लिस्टर ने मुझे मेल किया था कि भैया मैं चाहता हूँ ना कि आप अपनी अगली स्टोरी में मेरे फादर का नाम यूज करो कैरेक्टर में। मैंने साफ मना कर दिया उसको। मैंने बोला, मेल पे मैंने लिख दिया उसको, भाई मैं नहीं करूंगा और ये रीजन है मैं नहीं करूंगा, कि भाई मैं कल को लिख दूं फिर तुम्हारे साथ कुछ हो जाए। तो मैं नहीं चाहता भाई कि डार्कनेस जो है मेरे को जो इतना इम्पैक्ट किया है वो तो कर ही रहा है, ठीक है, मैं तो खुद से डील कर ही रहा हूँ, लेकिन वो किसी जो भी पेजेस पे लिख रहा हूँ किसी और के लाइफ को इम्पैक्ट नहीं करना चाहिए। राइट। अभी ना मुझे ना कुछ ऐसी फिक्शंस याद आ रहे हैं, कुछ मूवीज़ हैं काफ़ी सारी, या फिर मैंने बुक्स पढ़ता हूँ तो उसमें भी बताया जाता है कि एक कैरेक्टर होता है जो कि खुद ही लिखे जा रहा है, एक राइटर है लिख रहा है, और वो चीज़ें उसको नहीं पता है कि वो फ्यूचर लिख रहा है अपना। मतलब इस टाइप की स्टोरी, जो ऐसी बहुत सारी स्टोरीज़ हैं, कंसेप्ट हैं ये, तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि वैसे तो आप रियल लाइफ में जी रहे हो यार भाई। जी आप, वो इंग्लिश में कहावत है ना, कहते हैं व्हेन यू स्टेयर इन द अबिस स्टेयर्स बैक एट यू, कि आप देखोगे अंधेरे में, झांकोगे अंधेरा खुद आपको पलट के झांकेगा। तो अगर आप 24 घंटे आपका दिमाग में अंधेरी चीज़ें चल रही हैं, आप लिख रहे हो, तो कहीं ना कहीं यू आर सराउंडेड बाय द डार्कनेस, वो इम्पैक्ट करती है। लेकिन मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर गया, वो अलग बात है। बट लेकिन फिर मैं लिखना छोड़ भी नहीं पाता, क्योंकि नशा कह लो, जो भी कह लो, कि भाई मुझे करना है। अभी एंटिटी मुझे मार भी डाले तो भी मेरे बाहर नहीं लिखूंगा, तो मुझे तो लिखनी है। अब तुझे जो करना है तो कर ले। और मेरे को पता है कि अब कुछ ऐसा हो नहीं सकता, बिकॉज अभी लेकिन आई एम अंडर प्रोटेक्शन ऑफ माई माँ, मेरी माँ के प्रोटेक्शन में हो, तो मैं कोई हाथ भी नहीं लगा सकता, तो नॉट स्कैर्ड। अभी तो आपका भी ये कहना है कि वो जो एंटिटी थी शायद उसका कोई टाइम था, वो भी खत्म हो गया, ऐसा कुछ? हाँ, उसका टाइम भी अभी तो आपको वैसा फील नहीं होता होगा? अब मेरे को अब मैंने फील नहीं होता, जो कि मैंने बताया। अभी मैं ये कहूँगा उल्टा, हाँ, अब फर्क नहीं पड़ता। फर्क भी नहीं पड़ता यार। देखो, जिस बंदे का सब कुछ खत्म होगा उसको क्या फर्क पड़ेगा? तुम एक आदमी से उसका सब कुछ छीन लो, फिर उसके सामने खड़े हो जाओ, उसको डराओ धमकाओ, वो आदमी क्या बोलेगा? मेरे को किसका डर है? तूने सब कुछ तो छीन लिया मेरे से, अब क्या छीनने के लिए बचा है? मेरी जान लेगी? आजा भिड़ ले मेरे से। इट्स ऑल्सो वर्क्स इन रियल लाइफ ऑल्सो ना। कोई बंदा तुम्हारी फैमिली को परेशान करके, मान लो फिक्शन वाले किसी उसमें हाइपोथेटिकल सिनेरियो में किसी की फैमिली को पूरा मार दिया, और वो बंदा क्या करे? डरेगा थोड़ी किसी से। तुमने सब कुछ तो मेरा छीन लिया, अब क्या लड़ेगा मेरे से? अब लड़ा जाओ। फिर तो अगला बंदा तो तू खत्म है मैं खत्म, बात वही है। जी चलिए भाई, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मैं आपसे कुछ ऐसी स्टोरीज जानना चाहूँगा जो आपने कवर की हैं और आपको लगता है कि दे आर क्लोज टू रियल लाइफ्स, ऐसी कोई स्टोरीज? बहुत सारी। जैसे एक मैंने स्टोरी लिखी छलावा, ठीक है। छलावा में बात कर रहा हूँ कि भाई एक भांजा और मामा दोनों जा रहे हैं, एक पुराने से गांव में गए एक वहाँ पे, तो वो घर उसके मामा जी को बहुत चीप रेट में मिला है, सस्ते दामों में लिया, फर्निश तो गांव में, तो उसने खरीद लिया। बट उस घर में कुछ कुछ चीज़ें होना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। तो आवाज़ें आ रही हैं, चीज़ें दिख रही हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। अब रियल लाइफ में भी ऐसा होता है, बिकॉज आर्ट इमिटेट्स रियल लाइफ। मेरे दोस्त का एक कज़न था, ठीक है, वो मैं जब हिमाचल में रहता था, मेरे फादर ट्रांसफरेबल जॉब में थे, बैंक में थे, तो हमारा ट्रांसफ़र होता रहता था, तो हिमाचल में रहता था सोलन में जी।
सोलन में जब मैं रहता था वहाँ पे मेरा एक फ्रेंड था, शायद वो ऊपर किन्नौर या ऊपर से कहीं किसी एरिया से था, उसका नाम को जगह का नाम भी ठीक से याद नहीं रहा, शायद किन्नौर पे था, ऊपर काफ़ी ऊपर जाके चंबा उम्बा साइड पे था शायद। तो वहाँ पे जो घर है ना काफ़ी दूर दूर होते हैं गाँव में, एक घर यहाँ है, दूसरा घर वहाँ है, बीच में बहुत खाली जगह, जंगल पड़ा हुआ है। तो कहते हैं वहाँ पे छलावा बहुत ज़्यादा मतलब प्रोमिनेंट होते हैं पहाड़ों पे खासकर। तो वो रात को घर जा रहा था दोस्त के घर से, अब बीच में खाली एरिया आ रहा है, जंगल, अब अंधेरा हो चुका है रात के टाइम पे, तो उसको ना पीछे से ऐसा लग रहा है कि उसको आवाज़ दे रहा है या कोई पत्थर मार रहा है, उसको बुला रहा है, और पीछे मुड़ के देख नहीं रहा, वो चले जा रहा है, ठीक है। फिर उसको आवाज़ आती है उसके दोस्त की कि भाई उसका नाम लेके पुकारा उसने, पता तो उसने पीछे पलट के देख लिया, पीछे कोई था नहीं। वो तो उसके बाद उसको डर लग गया, वो घर चला गया। अब वो घर पहुंच गया, घर जाते उसको हुआ बुखार 103-4, उसको बुखार चढ़ गया बहुत तेज खतरनाक वाला। डॉक्टर को बुलाया, बुखार उसको उतरा ही नहीं, सुबह तक वो बंदा मर गया। ओनली बुखार से? क्योंकि पहाड़ों में तभी बोलते हैं ना कि पीछे से आवाज आए, पहाड़ों में क्या मतलब पीछे से आवाज आपकी आई, हाँ। पीछे मुड़कर मत देखो। जैसे बंगाल में हमारे निषेधाज्ञा होता है, निषेधाज्ञा पता है ना, तो आप दरवाजा मत खोलो, आप उसको रिस्पॉन्ड मत करो, ठीक है। 3 बार नाम ले लिया आपका, तब चौथी बार ले तो दरवाजा खोलो, नहीं तो मत खोलो, ठीक है, क्योंकि अगर खोलोगे तो फिर आपका काम हो जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं, मतलब अगर आपको पीछे से आवाज आ रही है किसी, आपको पता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा दोस्त दिल्ली में है, तुम घूमने गए हुए हो, ठीक है, और तुम चल के जा रहे हो पहाड़ी में से चल के, तुम्हें पीछे से तुम्हारे दोस्त की आवाज आ रही है, तो एक बार सोचो रुक के कि मेरा दोस्त तो दिल्ली में है, यहाँ कहाँ से आवाज आ रही है, यहाँ तो आ ही नहीं सकता वो। तो पहले सोचो फिर मुड़ो। तुम्हारे साथ में कोई दोस्त है, तुम्हें पता है तुम्हारे साथ आया, उसने उसकी आवाज आई, फिर तो तुम मुड़ोगे, वो तुम कुछ कर नहीं सकते। अगर तुम्हारे साथ में नहीं है तो पीछे छूट गया कुछ है, लेकिन अगर तुम्हारे साथ वो दोस्त नहीं है, तुम्हें पता है भाई मैं इतनी दूर आ रखा हूँ तो आ ही नहीं सकता यहाँ पे, तो थोड़ा दिमाग लगा सोचो फिर मुड़ो पीछे। कभी भी ऐसी जगह पर हो तो कॉमन सेंस का यूज करो। कई इंसिडेंट्स होते हैं ना, गाड़ियाँ खाई में चली जाती हैं। अच्छा, इवन मैंने ये भी सुना है कि जो छलावा होता है उसका ही, वो आपको एक ऐसा इल्यूजन देता है कई बार कि जैसे जाना है आपको लेफ्ट, लेकिन वो दिखाएगा राइट और खाई में मिलेगी। अरे तो ये तो एक इधर आपका चंबा साइड पे जाओगे ऊपर पहाड़ियों पे, वहाँ पे एक पर्टिकुलर जगह है, टर्न है, कुछ है, अगर रोड है, वो एक बंदा खड़ा रहेगा, आपको दिखाएगा वो कि रास्ता दिखाएगा, आप इधर मत जाओ, इस तरफ से जाओ, आप जाओ साइड जाओ, खाई में चले जाओगे सीधा। तो इंस्टिंक्ट्स को फॉलो करो, मतलब आपने किसी रास्ता पूछा नहीं है, आपको पता है रास्ता कहाँ से जाना है आपको, लेकिन आप हड़बड़ी में अगर देखोगे ये तो उधर जाने बोल रहा है, तो गाड़ी चलेगा उस साइड पे, तो फिर हो जाएगा। बिकॉज ये छलावा का काम ही होता है कि आपके सामने छलावा क्रिएट करना, आवाज़ से छलावा क्रिएट करे, चाहे किसी का भेस भर के आए या कोई और साइन यूज़ करे कि आपको भटका दे रास्ते से, वो तो उसका काम पूरा होना चाहिए। तो आपको बहुत केयरफुल रहना चाहिए, खासकर इधर शहरों में तो इतना होता नहीं है, पहाड़ों में बहुत होता है रात के टाइम पे बहुत ज़्यादा, या फिर आप जब शमशान घाट में जाते हो, ग्रेवयार्ड में जाते हो, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, बिकॉज वहाँ पे चीज़ें थोड़ी अलग रहती हैं। जी भाई, चलिए अब एक स्टोरी से स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम आपने 2 स्टोरीज हमें बताई थी, तो मैं चाहता हूँ कि उसमें से कोई एक स्टोरी जो आपको लगता हो कि अभी दोबारा से सुनानी चाहिए, वो बताइए प्लीज़। स्टोरी तो लास्ट टाइम मैंने शायद एक आपको, हाँ मतलब एक तो छोटी सी स्टोरी है, ठीक है। एक तब मैं सोलन में रहता था, तो वहाँ पे एक कब्रिस्तान था, उसमें सिर्फ छोटे बच्चों की बॉडीज दफनाई जाती थी, या तो जो मिस कैरेज की वजह से मर जाते, फीटस होता है, फीटस दफनाते थे, या फिर छोटे बच्चे दफनाए जाते थे जो 5 साल से छोटे होते। अब वहाँ पे थर्सडे की रात को कोई जाता नहीं था, थर्सडे की रात को कहता तो कब्रिस्तान में कुछ होता है, ठीक है। तो मेरे घर से वो कब्रिस्तान था तो काफ़ी दूर पहाड़ी के ऊपर जाके, तो वहाँ पे कोई रात को छोटी बच्ची चली गई थी, ठीक है। अब जब छोटी बच्ची चली गई वापस आई है, ठीक है, अब वापस आके खिड़की के सामने बैठी रहेगी, बाहर देखती रहेगी, पलकें झपकाएगी नहीं, दांत किटकिटाती रहेगी, अजीब तरह से बात करती रहेगी, घर वाले परेशान, ये क्या हो रहा है। वो उनसे पंडित वगैरह को बुलाया, ठीक है, बहुत सारा पूजा पाठ करवाया, बहुत मुश्किल से निकलते, क्योंकि अगर आपको कोई छोटे बच्चे की आत्मा चली जाए, फॉर एग्जाम्पल कच्चा गुलवा भी छोटे बच्चे की आत्मा होती है, छोटे बच्चे की आत्मा चली जाए आपके अंदर, उसको निकालना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि एक तो इनोसेंट होते हैं, जिद्दी होते हैं, उनको मंत्र नहीं पता, उनको तंत्र नहीं पता, उन्होंने कुछ बुरा कर्म नहीं किया होता जिंदगी में, कोई पैदा ही नहीं हुए, वो कर्म करेंगे कब, ठीक है। तो प्योर हार्टेड होते हैं, तो भगवान भी क्या करेंगे, तो इसलिए उनको निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। वो लड़की वहाँ पे काफ़ी टाइम लग गया था उसको ठीक होने में, ठीक है। बट ऐसे मतलब छोटे बच्चों की आत्मा परेशान भी बहुत करती है। मैंने लास्ट टाइम ऐशी की कहानी सुनाई थी, स्कूल में एक बच्ची थी जी, वो वहाँ पे आफ्टर स्कूल जो एक्स्ट्रा क्लासेस होते हैं उसके टाइम पे,
अब वो लड़की स्कूल टाइम में आती नहीं थी, दूसरी जो थी एक्स्ट्रा क्लासेस में लड़की बैठती थी तो एक लड़की आती थी, उसका स्कूल यूनिफॉर्म थोड़ा सा दूसरों से अलग होता था, ठीक है। अभी प्लास्टिक बैच पहन रखे हैं लोगों ने नाम के साथ, उसका मेटल बैच होता था, ठीक है। तो वो लड़की को लगता था बच्ची को कि ये कौन है, मतलब इसको रेगुलर तो स्कूल में दिखती नहीं है मेरे को, ये अचानक से मतलब ये एक्स्ट्रा क्लास के टाइम पे क्यों आती है। फिर उसने एक दिन उसकी जाके उससे बात करने की कोशिश की, तो शी टॉक टू हर, उसने भी उससे अच्छे से बात करी, ठीक है। अब दूसरे बच्चों को नहीं दिखती थी वो, ठीक है। तो अब एक दिन क्या बोलते हैं, उसने बैठ के रिसेस के टाइम पे टिफिन खा रही थी। अब वो टिफिन खा रही है, हंस रही है, खिलखिला के बातें कर रही है, ठीक है। दूसरे उसकी जो क्लास की लड़कियां हैं वो सोच रही है भाई पागल हो गई है क्या, किससे बातें कर रही है। उसको आगे कन्फ्रंट किया कि भाई तू किससे बातें कर रहा है। छोटे छोटे बच्चे हैं सारे, ये बड़े नहीं है, मतलब 4th स्टैंडर्ड या 5th स्टैंडर्ड के बच्चों के छोटे। क्या कर रही है तू, पागल हो गया है। वो कह रही नहीं तुझे दिखाई नहीं दे, नहीं ठीक है चलो। हाँ तो बच्चियों ने बोला कि तू पागल हो गई है, तो उस टाइम तो उसने थोड़ा ध्यान वान दिया नहीं उतना, ठीक है चलो कोई नहीं। बट वो फिर उसके साथ अब खेल कर रहा है यहाँ से। तो ऐसे ही एक दिन ऐसा हुआ कि भाई स्कूल का टाइम हो गया था, एक्स्ट्रा क्लासेस हो गई, सारे बच्चे घर चले गए। अब इसके पेरेंट्स नहीं आए इसको लेने के लिए, वो लेट हो गए थे। अभी अकेले पार्क में झूला झूल रही है, वो बच्ची भी साथ में झूला झूल रही है, ठीक है। तो बातें कर रहे हैं आपस में, एंड देन शी स्टार्ट सेइंग कि भाई तेज तेज झूला झूलाना शुरू कर दिया। अभी तक तेज तेज झूला झूल रही है वो कह रही धीरे धीरे झूला मेरे को, मैं गिर जाऊंगी, ठीक है। तब ये बच्ची ने इसकी शक्ल, अपनी शक्ल बना के उसको बोलती है कि भाई मैं तो मर गई, अब तू भी मरेगी, ठीक है। उसको झूले से नीचे, उसको इतनी तो पड़ा वो झूले से नीचे गिर गई। फॉर्चुनेटली कुछ हुआ नहीं क्योंकि वहां पे लोग थे तो आगे तुरंत भग के, और किसी और को दिखती नहीं थी। वो ये भाग के गई है लड़की, दूसरी वाली पीछे मुड़ के देखिए, गर्दन घुमा के हंस के वहां से चली गई वो। तब स्कूल बच्ची को डर लगा, इसने घर वालों को बताया। इसके घर वालों ने सोचा ये क्या हो गया, तो इसके घर वाले गए स्कूल वालों ने तो उस टाइम कुछ बताया नहीं खास। उसके बाद भी वहाँ पे बाहर आपका कोई बंदा था जो टी स्टॉल है स्कूल के बाहर, और कुछ लोग थे जो बहुत टाइम से मतलब वहीं पे स्कूल के बाहर ही बैठते हैं, उनको पता था इस चीज़ के बारे में। उन्होंने उनको बताया कि भाई भी बहुत सालों पहले कोई स्कूल का आपका एक्सकर्शन गया होगा नदी के पास, तो घुमाने ले जाते हैं ना बच्चों को कई बार, तो ऐसे गए थे ये, तो शायद कोई बच्ची डूब के मर गई थी नदी में। बट अब वही है, अब मर तो गए, लेकिन अब छोटे बच्ची को जब आप मर गए ऐसे अनटाइमली डेथ, आपको कई बार पता नहीं चलता कि आप मर चुके हो, ठीक है। तो आपकी जो आत्मा है वो उसी लास्ट जहाँ पे आप जिस जगह पे आप ज़्यादा रहते हो उस जगह पे घूमना स्टार्ट कर देते हैं। या तो घर, या तो बच्चों का मोस्टली टाइम स्कूल में बीतता है, तो वही उसका प्ले ग्राउंड था। उसका नाम दैट एंटिटी, वो बच्ची उसको एशी बुलाती थी, उसका नाम था एशी। तो वो उसी जगह पे घूमती थी। तो उसके पेरेंट्स ने उसका स्कूल तो छुड़वा दिया, बट वही है कि अभी भी है वहाँ पे अटैचमेंट, मतलब वहाँ से तो, क्योंकि जब तक वो वहाँ पे रहेगी तो किसी ना किसी को दिखती रहेगी वो। तो अभी वो थी, कल को कोई और होगी। अच्छा अंकन भाई, आप कभी अपनी इसी स्टोरी राइटिंग के दौरान ही आपको कभी लगा हो कि यार किसी ना लोकेशन पे जाते हैं, विजिट करते हैं, तो ऐसा कभी हुआ है कि पर्पसली आपने विजिट किया हो? मेरे को बहुत, अरे मैं तो क्या बोलते हैं शमशान घाट भी जाके बैठा हूँ मैं आपका ग्रेवयार्ड में भी जाके बैठा हूँ। क्या एक्सपीरियंस है ग्रेवयार्ड का एक्सपीरियंस मेरे को थोड़ा, मतलब एक बारी मेरे फ्रेंड ने मेरे को बोला जो चलते हैं, तो उस टाइम हम लोग फिर ग्रेवयार्ड पहुंचे, रात का बहुत रात का टाइम था। ये आपका नारायणा के बाद कैंट एरिया में ग्रेवयार्ड है एक आर्मी वालों का। तो पहले तो आर्मी वालों का है, सेमेट्री है, उसके पीछे एक ग्रेवयार्ड है, वो बहुत पुराना टाइप का ग्रेवयार्ड है, दीवार फांद के जाना पड़ता। तो जब हम वहाँ पे पहुंचे, गाड़ी लगाई, बाहर उतरा मैं, तो एक ब्लैक कलर का डॉग था, वो आया, खेलना शुरू कर दिया हमारे साथ उसने, ठीक है। खेलना शुरू कर दिया तो मेरा दोस्त भी खेलना शुरू कर दिया, मैंने भी खेलना शुरू कर दिया। वो डॉग भाग के चला गया सेमेट्री के अंदर, मेरे दोस्त के पीछे पीछे भागा, खूब खेल रहे हैं, उसका वो डॉग गायब हो गया। चलो ठीक है कोई नहीं, हमने कहा हम चलते हैं आगे। फिर हम गए, वो और वहाँ पे गार्ड वगैरह को होता नहीं है ग्रेवयार्ड पे। दीवार फांद के हम ग्रेवयार्ड में कूदे सेमेट्री से। अब सेमेट्री साइड की एरिया में हमको ऐसा लगा था झिंगुरों की आवाज़ आ रही है, सब कुछ हो रहा है, बट जैसे हम ग्रेवयार्ड पे कूदे ऐसा लगा दुनिया की सारी आवाज़ें बंद हो गई, शांत। मतलब कि जस्ट 1 सेकंड पहले हाँ एकदम शांत, कुछ नहीं, कोई आवाज़ नहीं। ऐसा लग रहा है हम एक पल के लिए, मेरे को ऐसा लगा, मैं दोस्त को बोला यार यहाँ पे कितनी शांति है, मतलब कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे, सुकून मिल रहा है मेरे को। मैंने उसको बोला अपने फ्रेंड को, ये ऐसा नहीं लग रहा जैसे कोई इनविजिबल दीवार क्रॉस कर ली हो। हाँ तो वही मैंने दोस्त को मैंने बोला, मैंने कहा यार कितना अच्छा लग रहा है, कितनी शांति। वो भी कह रहा है यार कितनी शांति है यहाँ पे। तो हमने कहा चल चलते थोड़ा आगे। अब वो ग्रेवयार्ड में एक लाइट ही नहीं, कुछ नहीं, बीच में बड़ा सा पेड़ है बरगद का, वो सारे छोटे छोटे कब्र बने हुए हैं। हम चलना शुरू किया उस पर, तो वही डॉग जो खेल रहा था एकदम सामने से आ गया, सामने आके खड़ा घुराने लगा वो, और मना कर रहा है जैसे कि तू इसके आगे नहीं जाना, रुक जाओ। तो हम चलते रहे आगे। उसके बाद हम वहाँ पे गए, तो मैंने अपने फ्रेंड को बोला, मैंने कहा एक काम कर, रुक जा 2 मिनट। मैंने कहा इसके आगे मत जा, बिकॉज मेरे को लग रहा है वो मना कर रहा है और वो चाहता नहीं कि हम इसके आगे जाएँ, वापस मुड़ जा। क्योंकि कुछ तो एरी था उस प्लेस के बारे में। हम वापस मुड़े, ग्रेवयार्ड से हम कूद के वापस इस पार आए, तो
तो डॉग फिर उधर जब आया तब वो डॉग फिर नॉर्मल हो गया, खेलने लग गया हमारे साथ दोबारा से, अग्रेशन खत्म। लेकिन अगर ग्रेवयार्ड को उस पार जाओगे, एक बार हमारे किसी दोस्त के ग्रुप ने ट्राई किया था, जैसे वो कूदे थे ना वो डॉग ने सबको काट लिया था, क्योंकि उधर जाने नहीं देता किसी को। लेकिन हमें नहीं काटा उसने, हमारे को तो दूर से मतलब घुरा रहा कि भाई तू रुक जा, आगे मत जा। फिर हम इधर आए तो फिर खेलने लगे। वैसे बहुत फ्रेंडली डॉग है वो, लेकिन पता नहीं उस साइड ग्रेवयार्ड में हो जाता है, उसको पता नहीं क्या हो जाता है। मतलब ही डजंट वांट पीपल कि वो उधर जाओ, उस साइड जाके मतलब एक पर्टिकुलर स्पॉट तक आप चल के जाओगे, ठीक है। अब तो बहुत पुरानी बात हो गई, अब डॉग वो शायद है नहीं है, लेकिन उस पर्टिकुलर स्पॉट के बाद अगर आप जाते थे ना तो इट यूज्ड टू स्टॉप यू कि नहीं जाना इसके आगे। ऐसा मैंने सुना है कि जो डॉग्स होते हैं या फिर और जो जानवर होते हैं उनको ये चीज़ें क्लियरली दिखती हैं, इनको पता हाँ होता दिखती है। हाँ। अब कई बार हमारे डॉग, मेरे घर में डॉग दीवार को देख के भौंक रहा होता है, मैं किसको देख के भौंक रहा है, कोई है थोड़ी यहाँ पे। लेकिन मुझे क्या पता, मुझे नहीं दिख रहा, उसको दिख रहा होगा क्या पता, कभी कोई कोने में खड़े होकर भौंकेगा तो मुझे क्या पता। तो उनको चीज़ें दिख जाती है, दे आर एबल। और वो एक तरह से प्रोटेक्टर्स भी होते हैं। जैसे आपका जो डॉग है उसको भैरव का वाहन बोला गया ना, भैरव जी का वाहन होता है, तो आपके एनर्जी को प्रोटेक्ट करते हैं वो। आप पर कोई अगर एनर्जी का अटैक हो रहा है, कोई साइकिक अटैक हो रहा है, डॉग्स आर द फर्स्ट टू टेक इट ऑफ। वो शील्ड बन के आपके सामने रहेंगे, वो साइकिक अटैक को ले लेते हैं, आपको बचाते हैं। और ऐसा भी मैंने सुना है कि वो जो आपदा आपके ऊपर आने वाली है वो खुद के ऊपर ले लेते हैं। बहुत बार होता है कि आपको चोट लगने वाली होती है, उनको लग जाएगी, या किसी ने आप पे कुछ कर दिया हो, ठीक है, उसका इम्पैक्ट वो ले लेते हैं। कई लोगों के डॉग्स ऐसे होते हैं कि देखो टाइम से पहले गुजर जाते हैं, अभी कल तक फिट थे, अचानक से चले गए। तो ये भी बहुत कॉमनली होता है। हाँ, ये ऐसे तभी भी होता है कि भाई क्योंकि आपको जो अटैक हुआ है वो खुद अपने ऊपर ले लेते हैं। डॉग्स भैरव का वाहन होते हैं, आपके एनर्जी को प्रोटेक्ट करते हैं, आपका जो भी एनर्जी ऑरा है उसको प्रोटेक्ट करके रखते हैं आपके पास हमेशा। तो अगर ऐसा भी कहा जाता है ना, जो आदमी इनकी सेवा करता है ना डॉग्स की, उनको खिलाता है, वो करता है, उन पे कभी काला जादू हो नहीं सकता। उनको काला जादू मतलब उन पे करोगे तो उन पे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, उनके ऊपर पर्सनल इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो दिस इज वन ऑफ द रीजंस कि शायद मैं अभी बैठा हूँ यहाँ पे, क्वेंटिटी मुझे मार नहीं पा रही, क्योंकि मैं बचपन से ही सारे डॉग्स को खाना खिलाता हूँ। मेरा अलग से मतलब मैं बहुत प्यार करता हूँ डॉग्स वगैरह को, सबको, बिल्ली कुछ भी हो गया, तो मतलब इसीलिए वो इम्पैक्ट नहीं पड़ता। ये चीज़ मेरे को एक बार मंदिर में बहुत एक चीज़ मैंने महसूस हुई थी, काल भैरव टेम्पल में। मैं काल भैरव मंदिर में गया कोलकाता में जी। तो मैं अचानक से मैं डॉक्टर के पास गया हुआ था आर्थराइटिस का दिखाने के लिए। फिर मैंने कहा मैं काल भैरव जी के मंदिर जाऊँगा। बहुत छोटा सा मंदिर है, गली में जाके मैं अंदर मंदिर में गया, मैंने पूजा वूजा करी, मैंने भैरव जी के मंत्र पढ़े। अचानक से मेरे को ऐसा लगा सर पे ना कोई ऐसे ऐसा हाथ फेर रहा है, सही सर पे हाथ फेर रहा है। फिर मेरे शोल्डर में ऐसा लग रहा है ऐसे ऐसे कोई मसाज हो रहा है शोल्डर के ऊपर, ऐसे ऑल ऑफ अ सडन। और वो मेरे को ऐसा लगा पता नहीं एकदम हल्का सा फील होना शुरू हो गया। फिर मैं बाहर आया और वो फीलिंग मेरे साथ मतलब कम से कम हफ्ता 10 दिन तक रही। हफ्ता 10 दिन तक मेरे सर पे कोई ऐसे मालिश कर रहा है, मेरे ऐसे गर्दन पे कोई ऐसा मालिश कर रहा है। मतलब इतना रिलैक्स फील करता था मैं कि भाई जैसे मेरे सर के ऊपर हाथ रखा हुआ है किसी ने। तो मेरे को बहुत डिवाइन फीलिंग हुई थी उसमें। ऐसा डिवाइन, मेरे को भूतों से ज़्यादा एक्सपीरियंस और डिवाइन फीलिंग के हुए हैं ज़्यादातर लाइफ में। एक तो भाई स्टार्टिंग में आपने बताया माँ काली की वजह से आपको लगता है कि आपको अब मैंने लास्ट पॉडकास्ट में बताया था ना कि वो गुप्त नवरात्रों के टाइम पे जो मुझे दिखा था झाड़ू लगाते हुए ओल्ड लेडी, तुम्हें याद है? याद नहीं, बस सच बता रहा हूँ, कसम से याद नहीं है। हाँ, तो गुप्त नवरात्रों के टाइम पे मैं थोड़ा सा बता दीजिए अभी। गुप्त नवरात्रों के टाइम पे मैं साधना करता हूँ ना, अभी फिर 14 तारीख से शुरू हो जाएगी, 14 जुलाई से। तो अभी पहले दिन माँ काली की साधना हुई, फिर माँ तारा की साधना हुई, मातृभूमि सुंदरी की साधना थी, ठीक है। अब मेरे घर में पानी वानी सब खत्म हो गया था, नहाया हुआ भी नहीं था मैं, ठीक है, लेकिन मेरे को साधना तो करनी है। तो मैं भाई साधना वाधना मैंने कर लिया। माँ तारा के दिन साधना होगी, मातृभूमि सुंदरी के दिन पानी नहीं, फिर मैंने साधना वाधना कर ली। अगले दिन सुबह में 3 बजे शायद 4 बजे मेरी आँख खुली, मैंने आँख खोल के उठा तो मैंने अब नींद नहीं आ रही, टीवी देखता हूँ। तो मैं टीवी देखने लग गया। मेरी एक डॉगी मेरे पास आके बैठ गई, उसको मैं प्यार कर रहा हूँ। अचानक से मैं सुबह 5 बजे ना टीवी देखते इधर देख रहा हूँ कोई बुढ़ी औरत ना झाड़ू लगा रही घर पर, मेरे रूम में, बेडरूम में, घर के अंदर, बेडरूम में, मेरे बेडरूम में। और मैंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया था अगले दिन सुबह कि भाई ये चीज़ हुई है मेरे साथ, तो ना झाड़ू लगा रही है। तो मैंने उनको देखा, मैं एकदम पहले डर गया, मैंने कहा क्या हो रहा है। फिर मैंने एकदम डर गया, मैंने उनको बोला, मैंने कहा कौन हो। तो उन्होंने बोला तू सो जा। उसके बाद मैंने एकदम से आँख बंद करके मैंने माँ काली का मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया कि भाई डर गया मैं, क्या हो रहा है। तो जब मैंने आँख खोली फिर कोई नहीं था। बाद में मैंने इसको पढ़ा कि भाई ये क्या हुआ मेरे साथ। तो मेरे को पता चला जब आप 10 महाविद्या की साधना करते हो ना, जब तो कई बार ऐसा होता है कि माँ जब आपके पास आती है तो एक ये तो काम वाली बाई के रूप में रहेंगी, तो बुढ़ी औरत के रूप में रहेंगी, वैसे रूप में आ जाती है कई बार। तो अब ये नहीं पता कि वो झाड़ू लगा रही थी या तो मेरे कर्मों को साफ कर रही थी, या फिर वो था कि भाई तू बिल्कुल भी टेंशन मत ले, जैसे तू मतलब कर रहा है साधना करता रहे। कि भाव होता है ना कि माँ से भाव देखती है कि भाई मान लो हमने नहा लिया, ठीक है, लेकिन आपके मन में कचरा भरा हुआ है, फायदा नहीं, तो क्या फायदा है। तो माँ मेरे को ऐसा लगता है माँ ने मेरे को बोलने आई थी कि तू नहाया नहीं है, कोई बात नहीं, तू बस कर जो कर रहा है।
मैं हूँ तो आराम से, कोई टेंशन मत ले। तो ऐसा मेरे को हुआ है, मतलब मेरे को उस दिन सुबह मैंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया था रील कि ये मेरे को हुआ है, लोगों को समझ में नहीं आ रहा क्या हुआ। बाद में जब मुझे पता चला तब मेरे को बहुत अच्छा लगा, मैंने कहा यार ये तो कुछ अलग ही चीज़ हो गई है। अच्छा, आर यू श्योर कि वो सपना नहीं था? क्योंकि आप नींद में मैं जगा हुआ था भाई, मैं टीवी देख रहा हूँ, टीवी देख रहा हूँ, टीवी देखते हटा ऐसे देखा मैंने, अचानक सर ये क्या हो रहा है, मेरे को लगा कि आवाज़ सी आई, मैंने देखा झाड़ू लग, ये क्या। बाद में घर साफ था? हाँ, बेडरूम का दरवाजा बंद है, अंदर कोई आ नहीं सकता, बाहर का दरवाजा ही बंद है भाई, कौन है, मैं अकेले रहता हूँ अपने डॉग्स के साथ, बाहर का दरवाजा बंद है, बेडरूम का दरवाजा बंद है, कौन आएगा अंदर, कहाँ से आएगा, एकदम से वैसे पकड़ हो गया कोई। तो ये तरह के डिवाइन एक्सपीरियंस को होते हैं, हुए हैं, 2-3 बार हुए, काफ़ी बार हुए, बहुत बार हुए। मैं तो एक बार ध्यान में मैंने ये भी देखा है कि मैं चिता पर लेटा हुआ हूँ, ठीक है, और मेरी चिता को खुद माँ काली आग दे रही है। इट्स अ सिंबॉलिक वे, क्योंकि आप जब साधना करते हो बहुत सारी चीजें दिखती है, तो ये सिंबॉलिक है कि माँ का अब तेरा जो पुराना फॉर्म था ना वो खत्म हो रहा है, अब तू नया होके पैदा होगा, तो मैं तेरा पुराना वो था, मैं उसको खत्म कर रही हूँ। तो मतलब जो भी तेरा डिप्रेशन है, जो भी तेरा वो है, उसको छोड़ दे, मैं हूँ तेरे साथ, उसको जाने दे, जो चले गए उनको जाने दे, अपने मन में जो दुख है उसको जाने दे, सब कुछ जाने दे, ये तेरी चिता है, ये जल जाएगी, आज जल के खाक हो जाएगी, अब जो उठेगा वो कोई और होगा। तो ये सिंबॉलिक चीज़ें होती है, और साधना के टाइम पे सारी चीज़ें मेरे को दिखती, बहुत सारी चीज़ें देखी है। मेरे को तो, मैं बताऊंगा लोगों को, मेरे को तो ये भी दिखा था, एक बार मैं बैठ के साधना कर रहा था, तो मैंने देखा, मैं छोटा बच्चा हूँ इतना सा गोदी में, और माँ काली मेरे को दूध पिला रही है। बहुत गहरा रिश्ता आपका है ना? बचपन से है मेरा। बचपन में जब छोटा था ना मैं, तब मैं एक बारी रात को टाइम पे 2-3 बज रहे होंगे, घर पे मिल नहीं रहा था, मैं मामा जी के घर पे था खड़गपुर में। तो लोगों ने देखा, रही कहाँ चला गया, अब लोग ढूंढने पहुंचे, कहाँ चला गया, देख रहे भाई घर से काफी दूर जाके मंदिर है माँ काली का, मैं वहाँ बैठा हुआ, आंख बंद करके माँ के सामने बैठा हुआ। तो उसके बाद फिर बचपन से मतलब ये कि मतलब माँ काली को आज की डेट में तो ये बोलता हूँ कि ठीक है, मेरी जो मदर थी, उन्होंने मेरे को, शी वाज माय बायोलॉजिकल मदर, उन्होंने पैदा किया, उन्होंने मेरे को बहुत प्यार किया सबको, लेकिन मेरी असली माँ काली है, शी इज माय रियल मदर। इसलिए मुझे अब कोई वो नहीं लगता, मैं जब मैं रोना होता है, लड़ना होता है, मैं तो माँ से लड़ता भी बहुत हूँ, क्या कर रही है तू, क्यों नहीं सुनती मेरी बात, कितना तेरे को बोल लिया, तेरे को कुछ भी, तो क्या कर रही हो तुम, समझ में नहीं आ रहा तुमको, एक बार ही बोलता हूँ तो मैं लड़ता हूँ माँ की तरह, सारी बातें मिलता है बहुत, चिल्लाता भी हूँ मैं तो उनके ऊपर जाके, चिल्लाता हूँ उनको, कभी डांट भी देता हूँ मैं, तो मेरे को क्या ही मतलब क्या कर रही, और कभी कभी रोता भी हूँ जाके। और फिर वैसे ही माँ का भी है, उनको कुछ करना होगा भाई तो मतलब थप्पड़ लगाएंगी, तो फिजिकल तो थप्पड़ लगाएंगी नहीं, लेकिन सिचुएशन से क्रिएट कर देंगे कि ले, तब मुझे पता चला अच्छा ठीक है मैंने गलती होगी, लेकिन फिर तू ऐसे क्यों कर रही है, मतलब ये तो गलती हो ही सकती है तेरे बच्चे से, तो क्यों कर रही। मैं बहुत लड़ता हूँ, प्यार भी करता हूँ, लड़ता भी, बहुत बातें करता हूँ उनसे। तो ये है मेरा। ये तो भाई वही लोग समझ सकते हैं जिनका अपने इष्ट के साथ में एक अच्छा रिलेशन है, जो मानते हैं। हाँ मैं तो माँ को बहुत मानता हूँ, मतलब मैं माँ को इतना मानता हूँ कि मतलब मेरे को ये लगता है, अब लोग मंदिर में, अब मैं बताता हूँ एक चीज़, मैं कैसे बताता हूँ, लोग मंदिर में जाते हैं माँ काली के सामने हाथ जोड़े पूजा करते हैं, मैं मंदिर में आता हूँ माँ काली को देखता हूँ, माँ का क्योंकि मैं बोला तू मेरी माँ यार, मैं तो भाई बच्चे की तरह ही बिहेव करूंगा तेरे साथ, तो मैं ऐसे ही हूँ, और बचपन से ऐसे ही हूँ, बचपन से मतलब माँ को देखता हूँ तो सीधा फ्लाइंग किस, और उनसे मैं बात करूँ, लोग डरते हैं उनसे, मतलब कि माँ के रूप से, माँ बहुत प्यारी है। तो वही है बस था। तो पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस हुए भी हैं, पैरानॉर्मल से ज़्यादा मेरे साथ डिवाइन एक्सपीरियंसेस ज़्यादा होते हैं जी। अच्छा, इसी बीच में आप मुझे अपनी बेस्ट क्रिएशन बताइए जो आपको लगता है। बेस्ट क्रिएशन बेस्ट क्रिएशन मेरा सुनना होगा तो इट्स लाइक जो मैं बना रहा हूँ ना इस टाइम पे, इट्स कॉल्ड द पाताल लोक सिनेमैटिक यूनिवर्स। ये मैसिव यूनिवर्स है जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। आप जैसे बनारस है जी, बनारस की स्टोरी में, बनारस के अंदर आप मान लो zombies आ गए हैं, बेताल आ गए हैं, इनफैक्ट zombies नहीं है, बेताल है, वो बेताल आ गए, पूरा बनारस जल रहा है, सब हो रहा है, न्यूक्लियर स्ट्राइक होने वाली है बनारस के ऊपर, ठीक है, कैसे लोग बचते हैं उसमें से, कैसे निकलते हैं, वो हो गया, ठीक है। ये स्टोरी कनेक्ट होती है, उसके अंदर एक मिलिट्री की टीम आती है तंत्रा करके, ठीक है, ये सुपर नेचुरल बीइंग से लड़ती है टीम। तो ये टीम बनारस में आती है सेम चीज़ें करने, मिशन करने के लिए। तो तंत्रा एक यूनिवर्स अलग है जो इससे कनेक्टेड है, ये सुपर नेचुरल मिशंस करती है, ठीक है। फिर एक यूनिवर्स है उसी से, ये सारे कनेक्टेड, उससे एक यूनिवर्स है सहजीवी यूनिवर्स। अब सहजीवी यूनिवर्स में बुढ़ारी कांड हुआ था ना जब का, तो वहाँ पे सबने फांसी लगा दी थी। तो हाँ, तो मेरा एक फिक्शनल अकाउंट है कि एक पैरासिटिक एंटिटी रहती है घर के अंदर जो ये सारी चीज़ें करती है। ये सहजीवी से कनेक्टेड है, तंत्रा कनेक्टेड है इससे, से आमंत्रण है, आमंत्रण में आपका मायासुर जो रावण के ससुर था, वो उसका भी अपीयरेंस है उसके अंदर। तो इट्स लाइक अ माइथोलॉजिकल साई-फाई मिलिट्री, एवरीथिंग इज कनेक्टेड, ठीक है। ये सारे कनेक्ट होकर एक बड़ा यूनिवर्स बनाते हैं, द पाताल लोक सिनेमैटिक यूनिवर्स। जैसे मार्वल का यूनिवर्स सोचते हो ना, वैसा ये एक बड़ा यूनिवर्स बन रहा है। सेम मैंने अभी पीछे, मेरे को एक्चुअली बचपन से मैं डिटेक्टिव सीरीज का बहुत बड़ा फैन हूँ,
ब्योमकेश बख्शी मेरे फेवरेट डिटेक्टिव हैं, ठीक है, मेरे को बहुत मज़ा आता है पढ़ने में। तो उनसे इंस्पायर होकर मैंने मैंने दिमाग में था, मैंने व्योम बनाई, इट्स कॉल्ड व्योम, कि भाई अगर हम एक जासूस को, व्योम जैसी जासूस को, ठीक है, इधर डाल देते हैं सुपरनेचुरल केसेस को इन्वेस्टिगेट करने में, तो क्या होगा। तो लोगों को वो बहुत पसंद आता है, व्योम की स्टोरी बहुत पसंद आती है, PLCO की स्टोरी बहुत पसंद आती है लोगों को। तो अलग अलग स्टोरी है। अभी कल ही मैंने इसी मंडे को एक स्टोरी रिलीज करी थी, जैसे हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, तो मैं उसमें खुद ही पॉडकास्टर हूँ, मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ लोगों के। 4 लोग मेरे सामने बैठे हुए हैं, ठीक है। एक जना बाघ की स्टोरी सुना रहा है, ठीक है, एक जना ब्रह्मराक्षस की स्टोरी सुना रहा है, एक जना यक्ष की स्टोरी सुना रहा है, और एक जना एक अलग ही टाइप की एंटिटी की स्टोरी सुना रहा है जो बॉडी के अंदर है, बॉडी से बाहर निकल रही है, ठीक है। और लास्ट में एक ट्विस्ट आता है स्टोरी में, ठीक है, इंटरव्यू के एंड में। तो वो स्टोरी बहुत कई लोगों ने मेरे को डिस्कॉर्ड पे भी मेरे को मैसेज किया कि भैया मैं रात को कांप रहा था कहानी सुनते हुए, इतना डर लग रहा था, मैं रात को कांप रहा था। तो बहुत सारे लोगों को बहुत डर लगा उस स्टोरी को सुन के, मतलब लोगों को मजा आया बहुत। अभी लेटेस्ट स्टोरी है, इट्स कॉल्ड द 13th आवर, कि रात के टाइम इंटरव्यू ले रहा, 12 बजे 1 बजे 13th आवर हो गया और ये कांड हो गया, ठीक है। तो वो स्टोरी है, उसके अंदर सब लोग अपने अपने चीज़ें लेके आए, अपने सुपरनेचुरल इनकाउंटर से। कोई जंग लगी हुई कील लेके आया हुआ है, कोई मछली पकड़ने वाला कांटा लेके आया हुआ है, कोई जैस्मिन का फूल लेके आया हुआ है, ठीक है, कोई एक आरी लेके आया है, कोई फोटोग्राफ लेके आया हुआ है। ये सारी चीज़ें हैं, वो चीज़ें जो उन्होंने इनकाउंटर में सर्वाइव करने के बाद लेके आए वो, तो स्टूडियो में दिखाने के लिए ये हम लेके आए चीज़ें। तो ये इस टाइप की स्टोरी है। तो मैं अलग अलग स्टोरी के साथ मतलब एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ। बाकी भाई जिन भी लोगों को सुनना है तो डिस्क्रिप्शन में उनको लिंक मिल जाएगी डायरेक्ट। हाँ, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देना, वो जाके ओरिजिनल पे जाके सुन लेंगे। राइट वो अलग अलग टाइप की स्टोरीज करता हूँ। अच्छा भाई, मुझे पता है पर्सनली कभी कभी क्या फील होता है कि जितने भी ये पैरानॉर्मल चीज़ें हैं, ये एंटिटीज़ हैं, ये कहीं ना लिंक करती हैं एक सेकंड वर्ड से। और सेकंड वर्ड से मेरा मतलब ये भी हो सकता है एलियंस, हाँ, है ना। कई बार हो सकता है कि ये जो एक्टिविटीज़ हैं ये एलियंस की एक्टिविटीज़ हो, है ना, जिनको हम शायद एक एंटिटी समझ रहे हो, मे बी वो हमारे बीच में है बट हम उनको नहीं देख सकते, मे बी दे आर एलियंस। तो आप एलियंस के बारे में कुछ सोचते हो? बिल्कुल सोचता हूँ। मैं तो इनफैक्ट ये समझता हूँ कि हमारे माइथोलॉजी में बहुत सारी जो चीज़ें लिखी है, वो भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो इनफैक्ट धरती पे नहीं हो रही है, स्पेस पे हो रही है, ठीक है। और मान लो आप असुरों की बातें करते हो, ठीक है, कभी भी माइथोलॉजी उठा के देखोगे, दुनिया की दुनिया, ब्रह्मांड के ब्रह्मांड तबाह होते चले जा रहे हैं, प्लैनेट्स फट जा रहे हैं, ठीक है। कहाँ पे लड़ाइयाँ हो रही है? इंटरस्टेलर स्पेस में लड़ाई हो रही है, ठीक है। विष्णु जी को कहते हो, अब शीश सागर में विष्णु जी रहते हैं ना, शेषनाग पर। शीश सागर दूध का सागर है, ठीक है, मिल्की वे गैलेक्सी, ठीक है। और कहते हो समुद्र मंथन हुआ, समुद्र इतना बड़ा है कि यहाँ पे धरती में मंथन नहीं कर सकते, दैट इज मिल्की वे गैलेक्सी को। मेरे हिसाब से स्पेस को जब मथोगे ना, तो स्पेस में चीजें निकलती हैं, एलिमेंट्स निकलते हैं। तो मेरी जो कहानी मैंने पीछे आमंत्रण मैंने एक स्टोरी लिखी थी, इट डील्स विद दैट, समुद्र मंथन एंड ऑल दैट। और वो सारा आपको एक हमारे माइथोलॉजिकल इवेंट को एक साइंस के पर्सपेक्टिव से आपको बताएगा उस स्टोरी में जो मैंने लिखी है। तो मैं मानता हूँ इन चीज़ों की बहुत सारी चीज़ें हैं। आप इजिप्ट के पिरामिड्स के लोग कहते हैं कि भैया इतने बड़े बड़े पत्थर कैसे खींच के लाए हो। चलो कोई बोल भी दे कि हज़ारों लोगों ने मिलकर बड़े बड़े कई हज़ारों टन के पत्थर खींचे। इंडिया में हमारे पास जो मंदिर है साउथ में, ब्लैक कलर का शायद मंदिर है, मेरा नाम याद नहीं आ रहा, जो ऊपर से नीचे बनाया गया है पत्थर को, पहाड़ को काट कर। मंदिर तो नीचे से बेस आप फाउंडेशन बिठा के फिर नीचे से ऊपर बनाओगे ना। एक पूरा पहाड़ है, पहाड़ को काट के आप कैसे मंदिर ऊपर से नीचे की साइड कैसे बनाओगे? टेक्नोलॉजी तो आज भी एग्जिस्ट नहीं करती हमारे पास, हम अभी नहीं बना सकते, तो उस टाइम पे कैसे बनाओगे? या तो कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्किल कह सकते हैं, वही सब एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्किल तो हो ही नहीं सकता ना, कि आज की डेट में भी आप, और वो बहुत जल्दी बन गया था। हाँ, कुछ दिन के अंदर से बहुत जल्दी बना है वो, इतना जल्दी अभी आप पूरी टेक्नोलॉजी यूज करके भी नहीं बना पाओगे आप, इसका मतलब वो है वो। अच्छा भाई, अभी रिसेंटली मैं ना किसी से डिस्कशन कर रहा था, वो डिस्कशन था जिन से रिलेटेड। तो उसमें एक चीज़ ना हमें क्लिक की, हम इजिप्ट के बारे में बात करते हैं, जो पिरामिड्स उनके बारे में बात करते हैं कि कैसे बना, तो एक थ्योरी दी जाती है कि एलियंस शायद इन्वॉल्व थे। तो वहाँ से हमारे दिमाग में एक चीज़ आई कि इजिप्ट वो पड़ता है मिडिल ईस्ट में, और जो जितने भी जिन हैं या फिर जो इस्लाम धर्म, उसका ओरिजिन भी मिडिल ईस्ट से है। तो क्या ये पॉसिबल नहीं है कि पिरामिड जो बने थे दे वर मेड विद द हेल्प ऑफ जिन्स, क्योंकि उनके पास तो पावर थी। हाँ, होते हैं जिन। और वहाँ पे तो आपका बहुत सारे शहर भी है जिनको सिटी ऑफ जिन्स बोला जाता है। इजिप्ट में ही शायद है वो जगह, उसको सिटी ऑफ जिन्स बोला जाता है। वहाँ पे लोग जाते हैं, वहाँ पे कहते हैं वो पूरा का पूरा शहर ही जिन्होंने बसाया था। वो रहता कोई नहीं वहाँ पे, टूरिस्ट स्पॉट बना हुआ है, लोग जाते हैं वहाँ पे, बेशक रात के टाइम कोई नहीं जाता। तो ये सारी चीज़ें हैं जिन्हों को लोगों ने यूज़ किया। हमारे यहाँ पे
इंडिया में भी लोगों ने यूज़ किया है, ऐसा हमारे बहुत सारी स्टोरीज यहाँ पे बोला जाता है जिन्हों को यूज़ करके बनाया गया है, या भूतों का शहर है, भूतों ने बनाया शहर को। तो ये सारी चीज़ें मतलब मैं मानता हूँ कि है, बिकॉज जिन तो है ही, बिकॉज आपको किताबों में बोला जाता है कि जिनको हमने आग से बनाया, इंसानों को हमने मिट्टी से बनाया, और हमने परियों को और इनको एंजल्स फरिश्ते हैं उनको हमने लाइट से बनाया। तो 3 चीज़ों के जिक्र हो रखे हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, और हो भी सकता है कि जिन्हों को यूज़ किया गया। पॉसिबिलिटी है। पॉसिबिलिटी है। क्योंकि एलियंस का तो पता नहीं आए थे नहीं आए थे, बट नहीं, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि एलियंस आए थे, जरूर आए थे। जिनसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी एलियंस के हैं, बिकॉज किस रेफरेंस से आप मानते हैं? देखो बहुत सारी चीज़ें हैं। अब आप पुराना हड़प्पा कल्चर ले लो, ठीक है, उधर इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट पे, वहाँ पे बॉडीज जो मिली है, वहाँ पे आपको रेडिएशन के ट्रेसेस मिलते हैं आज भी। और रेडिएशन ट्रेसेस ऐसे हैं कि कोई बम फटाओ, कोई न्यूक्लियर बम एक्सप्लोड किया होगा जिसकी वजह से ये लोग यहाँ पे ऐसा है। तो उस टाइम पे कौन सा न्यूक्लियर बम था? नहीं था, ठीक है। लेकिन ब्रह्मास्त्र की डिस्क्रिप्शन है हमारे उसमें। ब्रह्मास्त्र क्या है? ब्रह्मास्त्र इज योर अल्टीमेट वेपन इज व्हाट? न्यूक्लियर वेपन। इजिप्ट के आप उसमें चले जाओ, क्या बोलते हैं, किसी टूम के अंदर जाओगे, हायरोग्लिफ्स होते हैं। हायरोग्लिफ्स मतलब दीवार पे उन्होंने पेंटिंग्स बनाई हुई होती है, उसके अंदर आप देखो हेलीकॉप्टर बना हुआ है, ठीक है, देखा है। हेलीकॉप्टर बना हुआ है, उसके अंदर बंदूक लेके कोई खड़ा हुआ है, उसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो उस टाइम पे एग्जिस्ट नहीं करती थी, लेकिन लोगों ने बनाई हुई है। आज भी निकलती कुछ चीजें उनमें से, जैसे कि स्पेसशिप, गोल वाला स्पेसशिप बना रखे उन्होंने उसके अंदर, यूएफओ वाला जो, तो उन्होंने कहाँ से बना दिया वो? और वो हायरोग्लिफ्स इतने हजारों सालों पहले हेलीकॉप्टर जो हम आज उड़ा रहे हैं, उन्होंने देखे भी नहीं, उन्होंने कैसे बना दिया? अच्छा, एक बहुत ही वियर्ड सी बात बोलूं, मुझे पता है क्या लगता है कभी कभी, कि हम जिन एलियंस की बात कर रहे हैं या फिर हम जिन भगवान की बात कर रहे हैं, देयर आर मैनी चांसेस कि वही एलियन है। मतलब मैं बताता हूँ कैसे, मैं किस हिसाब से कह रहा हूँ। भगवान कौन होता है? भगवान हमारे लिए वो होता है जो हमारी हेल्प करता है, हमें गाइड करता है। सिंपल वर्ड्स में बताऊँ तो, मान लो मैं बहुत ही गरीब हूँ, मेरे पास खाने को रोटी नहीं है, पहनने को कपड़ा नहीं है। आप आए, आपने मुझे खाना दिया, एक घर दिया रहने को, कपड़े दिए और काम दिया, बोला कि अब तो ये सब कर और बस मस्त जी। आप मेरे लिए भगवान हो गए कि यार ओंकन है और बस उनका मैं कभी भी उपकार नहीं बोल सकता, उन्होंने मेरी लाइफ सेट करवा दी, उन्हीं के गाइडेंस में मैं चला। आप मेरे लिए भगवान हो गए, ठीक है। ये सिंपली भगवान का जो तरीका है वो है। व्हाट आई बिलीव इज कि पहले के टाइम पे जब लोगों को कुछ भी नहीं आता था, कोई सिविलाइजेशन नहीं था, कुछ भी नहीं था, मे बी स्पेस से ऊपर से कोई इंसान या कोई एलियन या कोई भगवान आए, है ना, वो आए, उन्होंने हमें बताया क्या करना है, कैसे आगे की लाइफ जीनी है, बताया। उसके बाद लोग धीरे धीरे करके जीने लगे, और उन्होंने जो चीज़ देखी, जैसे वो आए थे, जिस भी तरीके से वो आए थे, वो सब उन्होंने ड्रॉ किया, और ऐसे हमारी सिविलाइजेशन आगे बढ़ी। पॉसिबल? इट्स क्वाइट पॉसिबल। ऐसे भी आप ऐसे देखो ना कि भगवान तो 3 डायमेंशनल है नहीं, हम लोग 3 डायमेंशनल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। बहुत सारे आयाम हैं, एक मतलब 4th डायमेंशन, 5th डायमेंशन, 6th डायमेंशन। अगर हम इस 3 डायमेंशन से 4th डायमेंशन में जाते हैं तो हमारा कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, बिकॉज 4th डायमेंशन क्या है, हम समझ ही नहीं पाएंगे उस चीज़ को। जैसे अगर 2D कोई आ जाता है, 2D एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता ना इस वर्ल्ड में। आपको एक हाइट चाहिए, विड्थ चाहिए और डेप्थ भी तो चाहिए। किसी चीज़ में डेप्थ नहीं है तो फिर कैसे होएगा वो? कोई चीज़ को आप छू ही नहीं सकते, 2D हो गया ना, छू ही नहीं सकता, तो वो एग्जिस्ट कैसे करेगा इस दुनिया में? तो वैसे ही अगर हम दूसरे डायमेंशन में जाएंगे तो हम एग्जिस्ट कैसे करेंगे? लेकिन गॉड एग्जिस्ट इन अनदर डायमेंशन, ठीक है। उनका डायमेंशन ऐसा कि वो अपने से नीचे के जो भी डायमेंशन है, दे कैन सी एंड दे कैन इंटरेक्ट विद डायमेंशन, राइट। हम नहीं कर सकते। तो ऑब्वियसली अगर भगवान इस डायमेंशन में नहीं रह रहे, भगवान अगर दूसरे डायमेंशन में बिलोंग कर रहे हैं, देख रहे हैं हमें, ऑब्जर्व कर रहे हैं हमें, तो ऑफ कोर्स इट्स लाइक जो भी धरती पे नहीं रह रहा है, ठीक है, एलियन तो हुआ ना वो। हाँ, एलियन का मतलब ही वही है। हाँ, एलियन इज व्हाट, जो हमारी धरती पे नहीं है, जो हमारी धरती का नहीं है। भगवान हमारी धरती के नहीं है, भगवान ऊपर से आए हैं। तो इट इज लाइक आई ऑल्सो बिलीव दैट कि हाँ। अच्छा, ये 2D और 3D और 4D क्या होता है उसको समझाने का एक बहुत आसान तरीका है ना, लोगों को पता होगा बट स्टिल मैं बताना चाह रहा हूँ कि एक पेपर है, उसके ऊपर एक चींटी घूम रही है, उसके चारों तरफ मार्कर से एक सर्कल बना दो, वो देखना उसी के अंदर घूमते रहेगी। एक्चुअल में वो कोई दीवार नहीं है, कुछ नहीं है, बट उसका जो भी डायमेंशन है जिसमें भी वो देखती है या फिर बिलीव करती है, तो उसके लिए वो एक वॉल है। बाद में वो चली जाएगी अगर जब फिगर आउट कर लेगी, बट कुछ टाइम के लिए तो उसके लिए वो एक वॉल है। अब हमारे लिए वो 2D है, वो एग्जिस्ट ही नहीं करती, बट ऐसे ही हम जो हैं, हम चींटी हैं,
तो जिस चीज को तुम गोला बता रहे हो उसको माया बोला गया हमारे माइथोलॉजी में। कह सकते हैं माया है वो एक फिजिकल लिमिट है जिसके अंदर हमें एग्जिस्ट करना है, उसको हम क्रॉस नहीं कर सकते। ठीक है, जिसको साइंस में सिमुलेशन थ्योरी या मैट्रिक्स थ्योरी बोलते हैं। मैट्रिक्स है ना, मैट्रिक्स के अंदर है हम लोग, सिमुलेशन। तो ये चींटी वाला जो है वो एक अल्टीमेट दीवार है, इसके अंदर बाहर हम नहीं जा सकते। साइंस मैट्रिक्स बोल रहा है, मतलब वो है नहीं बट है। हाँ, साइंस इसको मैट्रिक्स बोल रहा है कि मैट्रिक्स के अंदर है, बाहर नहीं जा सकते। हमारा धर्म क्या बोल रहा है, ये एक माया है, सब माया है। इसीलिए बोला था सब माया, बाहर निकलने की कोशिश करो, बाहर निकलने की कोशिश करो, माया से बाहर निकलो तभी तुम्हें चीजें दिखेंगी। तो हम माया में फंसे हुए हैं। इट्स जस्ट अ फिजिकल बाउंड्री दैट वी आर स्टक, वी कैन नॉट एस्केप फ्रॉम इट। अच्छा, एक और चीज़ है, अमेरिका को ना काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड माना जाता है, और जो कि मैं कहूँगा है भी, काफ़ी हद तक है। और जिसका बहुत बड़ा रीज़न ये माना जाता है कि वहाँ पे कुछ एलियन इंटरवेंशंस हुए थे, कुछ यूएफओ आई थी, पकड़ी गई। एरिया 51 है, वहाँ पर एलियंस को रखा जाता है, वहाँ पे रिवर्स टेक्नोलॉजी का यूज़ करके वो अपनी टेक्नोलॉजी को बढ़ा रहे हैं। तो ऐसा, और ये तो कहने की बात नहीं, इसके तो प्रूफ है। एक रॉसवेल इंसिडेंट हुआ था यूएस में, वो भी प्रूफ है इसका। वहाँ पे एकदम से जब लोकल्स को पता चला था कि यहाँ पे कुछ गिरा है, तो लोकल्स वहाँ पहुंचे थे। लेकिन इससे पहले कि लोकल्स कुछ कर पाते, आर्मी तुरंत पहुंच गई थी वहाँ पे। उनको भी बताया गया था कि भाई तुम लोग अभी हाँ कि कुछ नहीं है, ये तो वेदर बलून है, समथिंग लाइक दैट। उसको फिर उठा के वहाँ से ले गए वो, और सबको बोला चुप रहो। तो किसी ने कुछ बोला नहीं, तो क्या था वो, तो चले गए उसको। आए दिन इनको यूएफओ, अभी तो यूएफओ की फाइल्स भी डिस्क्लोज करी है ना, अभी की है। हाँ, तो एलियन फाइल्स जो उन्होंने, हाँ, तो उनमें तो एडमिट कर ही रहे ना कि हमको आसमान में दिखे अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स। और सिर्फ अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स ही क्यों, अनआइडेंटिफाइड सबमर्सिबल ऑब्जेक्ट्स भी तो है यूएसओ, जो पानी के नीचे से निकल रहे हैं। इस बारे में नहीं सुना है मैंने। पानी के नीचे से भी निकल रहे हैं। देयर आर एविडेंसेस जहाँ पे लोगों ने मतलब कि फ्लाई आपका जेट्स ने कैप्चर किया है, पानी के नीचे से जो आपका जो तस्तरी बोलते हो ना, गोल ऊपर से नहीं आता, नीचे से भी निकलता है, पानी के नीचे से। मतलब कह सकते हैं पोर्टल्स हैं पानी में भी, और क्या थे, पोर्टल्स हैं, पोर्टल्स भी हो सकते हैं, या फिर आपका अंडरग्राउंड हिडन सिटीज भी हो सकते हैं। इसके बारे में आपको नहीं पता है, बिकॉज बहुत सारे आपका 3D के जब इमेजरी करते हो आप समुद्र के नीचे का, उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी देखी गई जिसमें वो नेचुरल एग्जिस्टेंस है ही नहीं उसका। वो देख के लगता है कि किसी ने बनाया है इस चीज को, कि ऐसा लगता है हैच है कोई, ये हैच खुलेगा, कुछ आएगा इसमें से। तो एक तो होता है यूएफओ, अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, दूसरा होता है यूएसओ, अनआइडेंटिफाइड सबमर्सिबल ऑब्जेक्ट, जो पानी के नीचे से निकल रहा है, और वो पानी से नीचे निकलेगा, पानी के नीचे ही चला जाएगा वापस अपना उड़ उड़ के। कहाँ जा रहा है वो? तो बहुत सारी चीजें हमारे आंखों के सामने है, लेकिन हमें मतलब कि हमें मतलब एक्सप्लेनेशन नहीं है हमारे उसके पास कि ये चीज़ है क्या। सी की बात की, समुद्र की बात की, ये सच है। अभी मैं लगभग 1 साल पहले मैंने एक पॉडकास्ट किया था ओशियन को लेके, कि उसके नीचे क्या है, क्या क्या हो सकता है वगैरह वगैरह। तो मुझे पता लगा कि एक लाइन है, वहीं तक ही हम गए हैं, वही ऑब्जर्व किया है, उसके नीचे क्या है नहीं पता। 90% ओशन तो अनडिस्कवर्ड है ना। हाँ, 90%। हमें स्पेस के बारे में ज्यादा पता है, समुद्र के बारे में कुछ नहीं पता। समुद्र के बारे में नहीं पता, जो चीज़ धरती के ऊपर ही है उसके बारे में नहीं पता है हमें नहीं पता, क्योंकि अभी लास्ट जब एक इंसिडेंट हुआ था, ब्लूप कहते हैं इसको, समुद्र के नीचे से एक आवाज आई थी, और बहुत तगड़ी आवाज थी, मतलब बहुत कंट्रीज ने इकट्ठा सुना था उसको। अब साइंटिस्ट बोलते हैं भैया ये तो नेचुरल अकरेंस है, लेकिन नेचुरल कोई साइंटिस्ट है उसको डिनाई भी करते नहीं है, क्योंकि आवाज ऐसी थी कि इससे बहुत बड़े जीव ने आवाज निकाली हो, बहुत बड़े जीव ने, ठीक है, कि भयंकर सी आवाज है ये ब्लूप की, और वो कुछ उसका और कोई एक्सप्रेशन हो नहीं सकता। लेकिन ये जीव है क्या, अगर सच में है भी तो हमें क्या पता। लेकिन क्योंकि हमारे पुराने राइटर्स भी इस चीज के बारे में बात करते हैं। एचपी लवक्राफ्ट ने स्टोरी में लिखा था कथेलू के बारे में। कथेलू एक ऐसा जीव है जो जिस दिन समुद्र के बाहर आ गया उस दिन पूरी धरती खत्म कर देगा, ठीक है। जो एक मूवी है इंग्लिश में अंडर वाटर करके, उसमें भी कथेलू को दिखाया गया है, इट्स मैसिव। तो कथेलू हो गया। लिवायथन की बात करते हैं कि लिवायथन पानी के नीचे है, वो आगे ऊपर तो खत्म कर देगा, ठीक है। उसके बाद आपका और भी एक इसका नाम एक और था, शायद भूल गया वो, उसका नाम क्या था, जो पुराने जमाने के नाविक नहीं बोलते थे कि हमारे नाव को जकड़ लिया, तोड़ दिया, तो वो भी एक चीज़ है। तो समुद्र के नीचे क्या क्या है आपको खुद नहीं पता, अभी भी कितने अनडिस्कवर्ड चीज़ें हैं। जापान में जब वो गया था आपका एक सबमरीन, हमारे जैसे इंसान है पानी के नीचे जी, बिल्कुल इंसान जैसा दिख रहा है वो, व्हाइट कलर का है, स्लाइमी है, और तैर रहा है, और विंडोज पे कैसे उंगली मार रहा है। ये क्लिप देखी थी बट मुझे लगा एआई है। नहीं एआई नहीं, बहुत पुराना क्लिप, वो एक्चुअल क्लिप है, वो उंगली मार रहा है। तो मरमेड्स की बात होती है, हाँ, समुद्री जो मरमेड्स हैं, तो ये सब कहाँ से कहानियाँ आ रही हैं, हमें तो पता ही नहीं समुद्र के अंदर है क्या, अब तो एक्सप्लोर नहीं करा हमने। और वो क्या चीज़, ऐसा लगता है कि जो पिछली जो जनरेशंस थी, जब हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी,
उनके साथ में इन चीज़ों का, इन लोगों का, चाहे वो आउटर स्पेस से हो या फिर अंडर वाटर से हो, ज़्यादा इंटरेक्शन था, इस वजह से लोगों को पता है, तभी तो हाँ, क्योंकि देखो दो चीज़ होती है ना, मतलब आप अगर हमें किसी चीज़ के बारे में पता है तो हम उस चीज़ को रैशनल माइंड से सोचेंगे, ठीक है, कि हाँ ये चीज़ का रीज़न ये होता है। लेकिन अगर हमें किसी चीज़ के बारे में नहीं पता है तो हम उसको कहानी की तरह लिखेंगे हमेशा। अरे ऊपर से एक स्पेसशिप आ रहा है तो हम कहेंगे अरे भाई ये तो एक ऐसी चीज़ उड़ के आ रही है, हम कोई शेप दे देंगे उसको, ये आ गया। उसके हाथ में शायद कोई लेज़र होगा, हम कहेंगे उसके हाथ में एक डंडा था जिसमें से आग निकल रही थी, ठीक है, हम ऐसे ही लिखेंगे कहानी को। हमें समझ में नहीं है क्योंकि हमें उस टेक्नोलॉजी की नॉलेज नहीं है, राइट, तो हम उसको कहानी की तरह लिखते चले जाएंगे। फिर जब हम दूसरी जनरेशन उसको पढ़ेगी, उसको सोचेगी अच्छा ये तो बढ़िया कहानी लिखी है, ठीक है, पर वो उस कहानी में सच्चाइयाँ भी होती है बहुत सारी। हमारे उसमें भी तो वेद पुराण में विमान वगैरह की बात करी गई है ना, विमान उड़ रहे हैं, ये उड़ रहे हैं, ट्रायंगल शेप के विमान है ऑल दैट। तो ये सारी चीज़ें तो मैं तो मानता हूँ सच में थी, क्योंकि अभी कई लोग डिबेट भी करते हैं कि यार तुम कैसी बातें कर रहे हो, है ना। लेकिन फिर मेरा वही है ना कि भाई तुम्हें जब दिख रहा है कि इजिप्ट में उन्होंने बना रखे हैं चॉपर वगैरह, हायरोग्लिफ्स बने हुए हैं, सब कुछ बना हुआ है, तो तुम डिनाई भी तो नहीं कर सकते ना, कुछ तो होगा। आप 100% श्योरिटी के साथ कह भी नहीं सकते, 100% श्योरिटी के साथ डिनाई भी नहीं कर सकते, राइट, कुछ तो होगा। इसलिए इन सभी चीज़ों को कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के अंदर डाल दिया गया। हाँ, ऐसी चीज़ों को कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के अंदर डाल दिया। कोई भी बात करेगा जिसके बारे में तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की बात कर रहा है, लेकिन वही है भाई, कुछ कुछ चीज़ें हैं जिनके कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होता। अच्छा, इजिप्ट ना मेरे को ना काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक लगता है अपने आप में ही, और मैंने बहुत बार ना ट्राई किया है कि यार इजिप्ट के बारे में बात करता हूँ, पिरामिड्स के बारे में बात करता हूँ, बट मुझे ना अभी वो गेस्ट नहीं मिला है जिसमें मैं डीपली बात कर सकूँ। सब ऊपर ऊपर से बात करते हैं। जब भी आप स्टोरी लिखते हो, आपको इंस्पिरेशन चाहिए होता है, वो होता है, तो मम्मीज़ के अराउंड या इजिप्ट के अराउंड आपने कभी लिखने का सोचा और उसी दौरान कुछ रिसर्च वगैरह की है आपने, अगर सोचा है तो? नहीं, वो तो बहुत सारी चीज़ें भी इजिप्ट में पढ़ता रहता था, जैसे उनको आपका क्या बोलते हैं, आपका जो किंग्स वगैरह दफनाया जाता था, टूटनखामन के उसमें भी दफनाया गया था, सबको दफनाया गया है। तो इनको जब दफनाया जाता था, इनका सारा सोना वोना भी साथ में दफना देते थे, क्यों? बिकॉज वो मानते थे कि भाई ये इसके आगे आफ्टर लाइफ दूसरे सफर पे जाएंगे। उनकी शायद जो फेवरेट बिल्ली होती थी उसको भी दफना देते थे जी, तो इनका गार्डियन के तौर पे। तो ये सारी चीज़ें हैं। आप किस चीज़ के बारे में जानना चाहते हो स्पेसिफिकली? मुझे ना वो पिरामिड्स क्यों बनाए गए, उसके अंदर क्या है, इस बारे में जानना होगा। पिरामिड्स तो बेसिकली आपको इस लाइक अ टूब ना, ये कब्र बनाई गई है लोगों के लिए। अब उसके अंदर आपको राजा को रखा गया है, और उसके अंदर रखा गया इसलिए कि उसको इस दुनिया के बाद जो दुनिया है उसमें हर चीज़ की सहूलियत मिले। तो उसके गुलाम भी हैं, ठीक है, उसके अपना सोना जवाहरात, ये कपड़े उपड़े जो है सब कुछ उसके अंदर दफना दिए जाते थे, उनको प्रिजर्व कर दिया जाता था बॉडी को। अच्छा, उनके साथ मैंने सुना है कि जो उनके गुलाम होते थे, सेवक होते थे, उनको भी दफना देते कई जगह पे दफनाया गया कि इनको आगे की दुनिया में इनको सेवक चाहिए होंगे, या आगे दुनिया में इनको खाना चाहिए होगा, तो कौन बनाएगा, कौन खिलाएगा इनको, सेवा कौन करेगा इनकी। तो इसलिए बेसिकली बनाए उसी लिए गए थे ये पिरामिड्स, ठीक है। लेकिन मेरा मानना है कि उसका कुछ आपका एस्ट्रोनॉमिकल सिग्निफिकेंस भी हो सकता है पिरामिड का। मैंने शायद अभी यूट्यूब पे एक वीडियो देखा था, इट्स कॉल्ड द प्रूफ दैट गॉड एग्जिस्ट्स। तो उस पर उसने कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करी थी बंदे ने, जिसमें पिरामिड को उसने जोड़ा विद द डिस्टेंस ऑफ अ मून, सन एंड एवरीथिंग। एंड जब उसने कैलकुलेट किया उसको सारा, तो उस पर कुछ फॉर्मूला निकल के आया था उसमें, मेरे को अभी एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, जिससे कि वो प्रूव करता है कि गॉड भी एग्जिस्ट करता है, और पिरामिड को बनाया इसलिए गया था प्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। इट ऑल्सो सर्व्स एज अ एस्ट्रोनॉमिकल मॉन्यूमेंट, नॉट जस्ट कि भैया आफ्टर लाइफ के लिए कर रहे हैं। क्योंकि जब पुराने जमाने के आप देखो ना चीज़ों को, एक एक चीज़ कैलकुलेटेड थी, राइट, हर चीज़, मतलब कैलकुलेशन एकदम सटीक, विदाउट कैलकुलेटर, विदाउट एनीथिंग। इवन आप जंतर मंतर भी देखोगे तो वहाँ पे जो बीच में सूरज का उसको नापने के लिए जो है वही चल रहा था, एकदम एक्यूरेट है ना वो। हाँ, तो कैलकुलेटर नहीं है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल एक्यूरेट है। फिर कई बार आप मंदिर देखोगे जहाँ पे सूरज की रोशनी पड़ेगी डायरेक्ट सीधा एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके पड़ेगी, ठीक है, कैसे कर रहे हो आप, ठीक है, वो सब ये सारी चीजें हैं इसमें सब। दीज आर एस्ट्रोनॉमिकल स्टफ, दीज आर ऑल साइंटिफिक थिंग्स। तो पिरामिड्स में एस्ट्रोनॉमिकली, पिरामिड में एस्ट्रोनॉमिकल चीजें हैं, इट हैज अ सिग्निफिकेंस। इसके अलावा भी कि भाई आपका सिर्फ वो कब्र नहीं है, उसका अलग से सिग्निफिकेंस जो अभी आज शायद हमें नहीं पता, लेकिन फ्यूचर में शायद पता हो। जब व्हेनेवर वी मेक फर्स्ट कॉन्टैक्ट, पहली बार जब हम एलियंस का ऑफिशियली फर्स्ट कॉन्टैक्ट करेंगे, तब शायद हमें लोगों को पता चले कि उसका क्या। ये फर्स्ट कॉन्टैक्ट तो तभी हो सकता है जब टाइम ट्रेवल पॉसिबल हो, मुझे ऐसा लगता है। टाइम ट्रैवल नहीं, आपको इसके लिए कैसे हो सकता है फर्स्ट कॉन्टैक्ट? देखो, एक तो पहले अपने गोल्डन डिस्क तो ऑलरेडी भेज दी है, आपको पता ही होगा, जिसमें हमारे गाने वाने ये सब कुछ तो उड़ता हुआ चला ही जा रहा है उस स्पेस में। वो तो किसी को मिलना ही मिलना है किसी ना किसी दिन, ठीक है। और जो बड़े बड़े जो तो फिजिसिस्ट साइंटिस्ट ने मना किया था कि मत भेजो उसको, क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि वहां से कौन आएगा, हाँ, ठीक है। अगर एडवांस सिविलाइजेशन आई
तो फिर खत्म हो जाएंगे हम। क्योंकि इंसान का खुद की हिस्ट्री देखो, अमेरिका में लोग गए, नेटिव अमेरिकन को मार दिया, वहां पे बस गए, अंग्रेज यहाँ पे हमें मारना शुरू कर दिया, अब हम यहाँ ही रहेंगे, ऐसे लैंड कब्जा लेते हैं। वो आएंगे, वो हमें थोड़ी छोड़ेंगे, वो दोस्ती थोड़ी करेंगे आके, उनको तो resources आएंगे तो चाहिए। ऑब्वियसली जो यहाँ तक आ गया है वो एडवांस्ड ही है। हाँ, तो फर्स्ट कांटेक्ट के लिए एक तो एंड्रोमेडा आपका जो नियरेस्ट जो आपका गैलेक्सी वो है, सेंटोरा बी है शायद, तो नियरेस्ट सेंटोरा था। तो वहां जाने के लिए आपको लाइट की स्पीड पे उड़ोगे तो 4 लाइट ईयर्स लगेंगे, शायद 4 पहुंचोगे, ठीक है। Impossible भाई। तो आप ऐसे अभी तो टेक्नोलॉजी एक्सिस्ट नहीं करती है। अगर आप एलियंस तक पहुंचना चाहते हो, आपको सेल्स यूज करने पड़ेंगे, सोलर सेल्स बोलते हैं, राइट। तो बड़े बड़े सोलर सेल्स बनाने पड़ेंगे और सूरज की रोशनी से धीरे धीरे करके स्पीड बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चलेगी, बढ़ती चलेगी। अल्टीमेटली इट विल रीच लाइक समवेयर अराउंड 2% और 3% द स्पीड ऑफ लाइट। तभी भी स्पीड ऑफ लाइट को आप प्राप्त नहीं कर सकते। ओनली वायबल सोल्यूशन है कि अगर आप यहाँ से दूसरे ग्रह पे जाना चाहते हो, स्पेस टाइम को वर्क करना। ये पॉइंट बी है, बजाय इसके कि आपका स्पेसशिप पॉइंट ए से पॉइंट बी पे उड़ के जा रहा है, पॉइंट बी को पॉइंट ए के पास ले आओ। स्पेस टाइम को नेट की तरह दिखाया गया ना, जाल की तरह। तो एक जाली है, वो वर्क करता है। तो जब वो वर्क करता है, आपका स्पेसशिप एक बबल के अंदर है, राइट। आपका स्पेसशिप एक्चुअली मूव नहीं कर रहा है, बबल के अंदर है। आपके आसपास का जो स्पेस है वो मूव कर रहा है। तब आप जो आप देखते हो स्टार ट्रेक में देखते हो, ठीक है, या फिर किसी और साइफाई में देखते हो, भट से हुआ शख्स एकदम से पहुंच गया वो, ठीक है। तो वो आप ट्रैवलिंग जिसको बोलते हैं, वो तभी होगा जब अपने आसपास के स्पेस को मूव करोगे बजाय खुद को मूव करने के। तब आप ट्रैवल कर सकते हो पॉइंट टू पॉइंट बी, बिकॉज नाउ पॉइंट ए एंड पॉइंट बी आर कमिंग टुगेदर, डिस्टेंस कम। आप वही हो, कर्व हो गया है, कर्व करके हमने आपको आप डिस्टेंस अपने खत्म कर दिया, तब तुरंत पहुंच जाओगे। वर्म होल्स है, वर्म होल्स के थ्रू जा सकते हो। एक यहाँ खुला है वर्म होल, लेकिन वर्म होल्स का प्रॉब्लम ये है कि वो बहुत ज़्यादा डीस्टेबलाइज होते हैं, स्टेबलाइज नहीं रहते, वो कभी भी बंद हो सकते हैं। तो पहले आपको ढूंढना पड़ेगा तोड़ कि वर्म होल को स्टेबलाइज कैसे करें, क्योंकि मैं यहाँ से घुसूँ तो वहाँ से निकलूँ भी, कि बीच में वर्म होल खत्म हो गया तो मैं क्या करूँगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, बहुत आगे की चीज़ें हैं भाई। हाँ। तो वैसे ही कहा जाता है आपका, क्या बोलते हैं, जो ब्लैक होल है, हमें इधर से ब्लैक होल दिख रहा है, लेकिन उधर से इट्स अ वाइट होल, ठीक है। इधर चीजें घुस रही हैं, उधर चीजें फेंकी जा रही हैं। साइंटिस्ट भी बोलते हैं उधर क्या दुनिया है, क्या है उस साइड पे, वो वी नेवर नो। और अगर चले गए तो वापस नहीं आगे बता नहीं पाएंगे आप। एक तो आप पहली बात तो शायद जिंदा ही नहीं बचोगे ना, स्पैगेटिफिकेशन हो जाएगा कि बॉडी स्ट्रेच होते 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 खत्म हो जाएगी। ग्रेविटी इतनी ज्यादा, लाइट एग्जिस्ट भाग नहीं पाती उसमें से, लाइट घुस गई तो लाइट भी वापस नहीं आ सकती। बट आई डोंट नो, मतलब समहाउ यू सर्वाइव, देन उस साइड पे जो व्हाइट होल है वहां सब स्प्यू आउट हो गए, तो उधर क्या है नहीं पता। जैसे मल्टीवर्स थ्योरी के बारे में बोला जाता है, हमारी दुनिया एक पर्टिकुलर बबल के अंदर ही एग्जिस्ट कर रही है। इस बबल के अंदर भी ऐसा ही सेम टू सेम दुनिया एग्जिस्ट कर रही है दूसरे बबल में। अभी मैं फिर माइथोलॉजी पे नहीं कह सकते हैं। विष्णु जी जब सांस ले रहे हैं, जो वेपर निकलता है, तो हर बार एक नई ब्रह्मांड का निर्माण होता है। तो साइंटिफिक साइंस में भी तो ये मानते हैं ना कि भाई आपका हर मल्टीवर्स है। मैं और तुम यहाँ बैठ के इंटरव्यू कर रहे हैं, दूसरी एक दुनिया में भी मैं और तुम बैठ के इंटरव्यू कर लेंगे, सवाल अलग होंगे, ठीक है, सवाल अलग होंगे। हो सकता है मैं होस्ट हूँ, किसी में मैं होस्ट हूँ, किसी में तुम होस्ट हो, किसी में हम किसी और टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, किसी में हम कुछ और ही कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन हो रही है चीजें। फॉर एवरी डिसीजन जो हम डिसीजन इस लाइफ में लेंगे, इस दुनिया में लेंगे, आपका जो पैरेलल वर्जन है उसका उल्टा करेगा, या दूसरा बंदा वो उसको करेगा ही नहीं। अच्छा, ये जो चीज़ें हैं ना जो आप अभी बोल रहे हो, ये कभी कभी ना लोग ऐसा क्लेम करते हैं कि वो एक्सपीरियंस कर जाते हैं। जैसे उसको डेजा वू का नाम देते हैं। मेरे को बहुत बार हुआ है। बहुत बार हुआ है? कोई बताइए एक्सपीरियंस। बहुत बार होता है। जैसे मैं एक बार बैठा हुआ था, दोस्त को बोल रहे हैं, चल रहा है, एकदम से मैं रुक गया। अब इसके बाद ये बोलेगा, इसके बाद ये करेगा, इसके बाद वो करेगा, ठीक है, और एग्जैक्टली होता भी ये, और मैं स्टन्ड हूँ बैठा। ये एक्सपीरियंस सबने किया है। हाँ, स्टीफन हॉकिंग ने बोला है ना, द ब्लैक होल इज जस्ट अ प्रोजेक्टर। और हम सब कुछ नहीं, हम सब प्रोजेक्शन है, प्रोजेक्ट हो रहे हैं हम, प्रोजेक्शन हम लोग सब, मतलब। और मे भी शायद ऐसा हो कि हम एक ही जिंदगी को बार बार जी रहे हैं, हमें थोड़ी पता है कि हम फिल्म की तरह चल रहे हैं, कि वहाँ से हम पर्दे पे हैं, प्रोजेक्शन आ रहा है, हमने अपनी जिंदगी जी ली, दोबारा जब फिर पिक्चर दोबारा चालू होगी, फिर हम दोबारा यही चीजें कर रहे होंगे वापस। लेकिन भाई अगर वो चीज़ सच है तो फिर फ्री विल एग्जिस्ट नहीं करती। क्यों? क्योंकि वो तो प्रोजेक्शन चल रहा है ना, पहले से प्लान है। आपने, मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि जो हमने एक बार जी ली लाइफ, वही हम जिंदगी दोबारा जी रहे हैं। अच्छा। मतलब जो हमने डिसीजंस ले लिए एक बार, हम वही डिसीजंस दोबारा लिए चले जा रहे हैं, बार बार यही चल रहा है, ये हो रहा है। तो यही सारी थ्योरी है भाई। तो ये थोड़ा मतलब कंफ्यूजिंग टाइप की है। खैर भाई, मैंने नाम लिया फ्री विल के बारे में। फ्री विल खुद अपने आप में एक डिबेटेबल टॉपिक है। होती है, नहीं होती है, सब कुछ पहले से लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है। ये भी डिबेटेबल टॉपिक है कि फ्री विल है कि नहीं है।
आप सोच रहे हो कि ये डिसीजन मैंने लिया है, नहीं। लेकिन जरूरी नहीं कि वो डिसीजन आपने लिया हो, ये भी है। आपको क्या लगता है पर्सनली, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? मुझे मतलब एज अ ह्यूमन बीइंग तो मुझे लगता है कि नॉर्मल ह्यूमन बीइंग कि हाँ डिसीजन तो मैं ही ले रहा हूँ, ठीक है, कि मैं ही ले रहा हूँ, बट आप डिसीजन नहीं ले रहे हो ना। आपके अगर आप नॉर्मली हाइपोथेटिकल अगर हम थोड़ा उस पर बात करें, मतलब थोड़ा पोएटिक में बोले, तो आप थोड़ी डिसाइड कर रहे हो, आपके हालात आपके लिए डिसाइड कर रहे हैं। जो आपके आसपास के हालात है वो डिसाइड कर रहे हैं कि आप क्या डिसीजन लोगे। आप नहीं ले रहे डिसीजन ले रहे हो, आपके हालात डिसाइड करते हैं। अच्छा भाई, ये सब तो है ही। एक और चीज़ जो हमारे बीच में है, लोग क्लेम करते हैं, क्लेम क्या करते हैं, फ़ोटोज़ भी हमारे पास, मून लैंडिंग की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन काफ़ी सारे लोग ऐसे मानते हैं कि मून लैंडिंग फेक थी। इवन नील आर्मस्ट्रॉन्ग है या फिर और भी जो टीम है उनकी, उनसे जब बात की गई, पूछा गया, तो वो भी हेजिटेट कर रहे थे बताने में, नर्वस दिख रहे थे थोड़ा सा। तो डू यू बिलीव कि मून लैंडिंग फेक थी? मून लैंडिंग को मैं फेक मानता हूँ। क्यों? क्योंकि बहुत सारी इनकन्सिस्टेंसीज हैं जो आपके मून लैंडिंग की फोटोग्राफ्स वगैरह की ना, उसकी परछाई में इनकन्सिस्टेंसी है, जो उस टाइप की शेडोज बनी नहीं सकती, ठीक है। फिर स्पेस में तो हवा तो होती नहीं है, फिर फ्लैग इज मूविंग आउट, फ्लैग को एकदम आपका एकदम कड़क होना चाहिए, कोई मूवमेंट नहीं होगा ना फ्लैग में, कोई हवा कहाँ है स्पेस में, लेकिन उस पर आप देखोगे फ्लैग में भी हल्का से मूवमेंट है। लाइट्स ऐसी ऐसी जगह से पड़ रही है, शैडो ऐसी जगह बन रही है जो पॉसिबल ही नहीं है वहाँ पे मून पे बनना, ठीक है। और ये हुआ क्यों था? बिकॉज रशियंस ने आपका सबसे पहले स्पेस पे चले गए। उस टाइम यूएस और रशिया के बीच में बहुत तगड़ा कंपटीशन था, कौन जाएगा साले, पहले कौन पहुंचेगा। तो रशिया पहुंच गया स्पेस में, मून में नहीं गया था। यूएस ने बोला हमें तो भैया फिर अपनी जनता को भी दिखाना पड़ेगा ना कि भाई हम उनसे आगे हैं। तो इसलिए मानता हूँ कि उन्होंने फेक मून लैंडिंग करके अपनी जनता को याद दिला दे कि देखो हम रशिया से पहले मून पे पहुंच गए हैं। उनको बस रशिया को बीट करना था। रशिया को बीट करना था। उस टाइम पे उनका दोनों का कोल्ड वॉर चल रहा है ना, हर चीज में एक दूसरे को बीट करेंगे बस। राइट। तो रियल लाइफ में नहीं, बट ऑन पेपर्स उन्होंने कर दिया, ऑन पेपर्स कर दिया। तो मैं नहीं मानता मून। अच्छा, अभी रिसेंटली ना मैंने एक पर्सन से मिला था जिनका भी सेम मानना है कि मून लैंडिंग फेक थी, बट उनका नाम मैं इसलिए मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि उन्होंने काफ़ी सारी ऐसी बातें की जो कि जिसने मेरे बिलीफ को हिलाया, और ऐसा लग रहा है कि यार अगर वो सच कह रहा है, उसकी बातें सारी सच है, तो यानी कि हमने अभी तक जितना भी सीखा है स्पेस के बारे में, हमारे यूनिवर्स के बारे में, तो सब कुछ गलत बताया गया है। इवन हमारे अर्थ के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, एक ऐसे पॉडकास्ट के बारे में जो मैंने अभी तक डाला नहीं है, आई थिंक 2 महीने हो गए, बट मैं हेजिटेट कर रहा हूँ उसको डालने में, क्योंकि उसमें ऐसे ऐसी बातें बोलेंगे जैसे कि अर्थ फ्लैट है, स्पेस में हम जा ही नहीं सकते हैं, स्पेस एग्जिस्ट नहीं करता, हमारे पास वो टेक्नोलॉजी है नहीं, मून लैंडिंग फेक है, मार्स लैंडिंग फेक है, स्पेस में कोई गया ही नहीं आज तक, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। और वो अपने लॉजिक भी दे रहे हैं, ऐसा नहीं कि बस बोल रहे हैं, वो अपना लॉजिक भी दे रहे हैं। और उस टाइम पे थोड़ा सा मेरे लिए टफ हो गया था उनसे डिबेट कर पाना, तो मैंने उसको आगे बढ़ा दिया था कि लाइव करेंगे और लोगों से पूछूंगा, अगर वो चाहते हैं तो ही मैं इस टॉपिक लाऊंगा। तो लोग इस पॉडकास्ट में बता सकते हैं। सब चीज़ों में नहीं मानता हूँ। मैं मानता हूँ कि स्पेस में आप जा सकते हो बिकॉज देयर इज अ सर्टेन स्पीड, जिस स्पीड को आप अचीव करोगे तो अर्थ की ग्रेविटी को आप एस्केप कर जाओगे, ठीक है। सिंपल लॉजिक है यार, मैं यहाँ बैठा हूँ तुम्हारे सामने, यू आर यूजिंग फोन, इंटरनेट एग्जिस्ट कर रहा है, राइट, सैटेलाइट से आ रहा है, जब स्पेस है नहीं तो सैटेलाइट कहाँ उड़ रहे हैं? नहीं, उनका कहना है कि एक फिक्स बाउंड्री है, नहीं, फिक्स बाउंड्री नहीं है, सैटेलाइट है। स्पेस में आप तब नहीं जा पाओगे, दिस इज थ्योरी, ठीक है, कि एक टाइम ऐसा आएगा जब आप स्पेस में नहीं जा पाओगे। क्यों नहीं जा पाओगे? क्योंकि स्पेस जंग कितना हो जाएगा कि स्पेसशिप निकल ही नहीं पाएगी, क्योंकि हमने इतने सैटेलाइट लॉन्च कर दिए, आने वाले टाइम में सैटेलाइट लॉन्च करते चलोगे, लॉन्च करते लॉन्च। अब सैटेलाइट्स क्या है, उनका भी एक टाइम पीरियड होता है, एक टाइम के बाद वो सैटेलाइट काम नहीं करते, वो जंग हो जाता है, स्पेस जंग, लेकिन वो घूम तो धरती के इर्द गिर्द रहा है। आपने एक ब्लैंकेट बना दिया है सैटेलाइट को, लोहे का पूरा चद्दर सा बना दिया है। अब आप स्पेसशिप उड़ेगा तो ज्यादा चांसेस कि स्पेसशिप ठुकेगा उस पर जाके, उड़ जाएगा। तो आपने खुद के बनाए हुए सैटेलाइट के जाल में खुद को कैद कर लिया, तब आप नहीं जा पाओगे स्पेस में। लेकिन अभी तो जा पाओगे। अभी मैं दरवाजा खोल के बाहर चला जाऊंगा, ठीक है, तुम्हारा एक पड़ोसी आया, उसने एक बाल्टी कचड़ा डाल दिया, ठीक है, तब तुम बाहर जा रहे हो, दूसरा आया, उसने एक कचड़ा डाल दिया, ऐसे करते करते दिनों दिन लोग कचड़ा डाल रहे हैं। एक टाइम पे तुम्हारे पूरी जगह कचड़े में भर जाएगी, ठीक है, और फिर तुम दरवाजा खोलोगे, चलने रास्ता तो है ही नहीं, कहाँ जाऊंगा, वही गार्बेज। तो ये स्पेस जंक बन गया जब, तब आपका निकलने में मुश्किल होगा, बिकॉज आप नहीं जा सकते, क्योंकि आप पूरा इतना भर दिया उसको कि छोटे छोटे बड़े बड़े स्टील के वो उड़ रहे हैं उसमें, तो स्पेसशिप फूट सकती है। अब इट विल बिकम वेरी रिस्की, आप जा ही नहीं पाओगे। वो चीज़ तो इन दैट केस समझ में आती है कि ऑब्वियसली प्रैक्टिकल है, कुछ सालों में भी हो जाए, हम ये खुद देखें, है ना, तो उसका तो ये भी हो सकता है तब तक कोई तरीका निकल जाए उस जंग को खाली करने का, निकालने का, है ना, ये चीज़ है। बाकी अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि एक टेराफैब करके एलोन मस्क की कंपनी है जो रिसेंटली ही लॉन्च हुई है, जो सेमीकंडक्टर्स और ये सब बना रहे हैं, साथ में सन से
एनर्जी लेकर ही स्पेस वगैरह, स्पेसशिप वगैरह जो भी हैं उनके सैटेलाइट्स वगैरह लॉन्च करेंगे, ऐसा कुछ है। तो आपको क्या लगता है इस जंग के बारे में, फ्यूचर में कुछ हो सकता है? अभी तो जिस चीज़ की बात करो, इट्स कॉल्ड अ डायसन स्फीयर। सूरज के इर्द गिर्द आपको रिफ्लेक्टिव वो लगाने पड़ेंगे और पूरा सन को आप ढक दोगे उससे। तो जो भी एनर्जी आप सन से ले रहे हो, इनफ टू आपने गैदर किया। और क्योंकि अभी जो हमारा सोलर सिस्टम वगैरह, जो भी सोलर पैनल्स वगैरह, इट्स अ वेरी नॉट सो गुड वे ऑफ यूजिंग सोलर एनर्जी। तो अब डायसन स्फीयर जब आप लगा दोगे, सन की पूरी एनर्जी को आप खींच सकते हो जी। ठीक है, और उसको एक जगह पे आप स्टोर कर रहे हो, तो इट विल क्रिएट सो मच एनर्जी कि आपका जो भी एनर्जी नीड्स है उससे पता नहीं कितने हजारों गुना ज्यादा एनर्जी आप क्रिएट कर रहे हो। आप टेक्नोलॉजी को कहाँ से कहाँ पहुंचा सकते हो। ठीक है, तो डायसन स्फीयर को आप, क्योंकि सन धरती से बहुत दूर है, बनाने में बहुत टाइम लगेगा उसको, क्योंकि एक एक करके ब्रिक बाय ब्रिक आपको पूरा बनाना पड़ेगा उसको, पूरा कवर करने के लिए सन को। इट्स लाइक अ मैसिव अंडरटेकिंग, बहुत सालों दशकों भी लग सकते हैं उसको बनाने में। ठीक है, बाकी स्पेस जंग जो हमारा अभी का जो प्रॉब्लम है, स्पेस जंग उसकी वजह से नहीं होगा। स्पेस जंग होगा जो हम लगातार सैटेलाइट लॉन्च करे चले जा रहे हैं, उससे होगा। क्योंकि अभी आपका एलन मस्क का स्टारलिंक है, ठीक है, जियो बोल रहा है मैं भी बनाऊंगा जी। अगर जियो बोलता है मैं बनाऊंगा तो उसको भी स्पेसशिप सैटेलाइट लॉन्च करने पड़ेंगे। हर रोज कुछ ना कुछ कोई मिलिट्री सैटेलाइट लॉन्च हो रहा है, कोई वेदर सैटेलाइट लॉन्च हो रहा है, कुछ लॉन्च हो रहा है। कुछ सैटेलाइट्स खत्म हो गया, उनका एक्सपायरी डेट आ गई, वो निकल गया, उसकी जगह उसको रिप्लेस करना पड़ेगा। लेकिन जो एक्सपायर हो गया वो तो स्पेस में घूम रहा है ना अभी, उसको तो आप वापस तो लाओगे नहीं। करते 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 इतना स्टील इकट्ठा, जंग इकट्ठा हो जाएगा कि इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट और ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू गो टू स्पेस। स्पेस एग्जिस्ट करता है, ऑफ कोर्स देयर इज स्पेस। चांद तो आप आंखों से देख सकते हो, तो कोई थोड़ी बोल सकता है कि चांद नहीं है। अगर चांद है तो कहाँ, अब कोई अगर बोलता है स्पेस नहीं एग्जिस्ट करता, चांद कहाँ है फिर? आप तो आंखों से देख रहे हो उसको, तो उसको कहीं तो एग्जिस्ट करना है। धरती पे तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा वो। सूरज कहाँ है? सूरज को कहीं तो एग्जिस्ट करना है, कहाँ एग्जिस्ट करेगा? स्पेस में तो एग्जिस्ट करेगा। स्पेस एग्जिस्ट, और ये जितने भी आपका इंटरस्टेलर स्पेस है, सब कुछ एग्जिस्ट करता है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि एग्जिस्ट नहीं करता। इट्स जस्ट दैट कि जब आपको, इनफैक्ट एलियंस भी एग्जिस्ट करते हैं, दूसरे प्लैनेट्स भी एग्जिस्ट करते हैं। बहुत टाइप के प्लैनेट्स है ना, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हो गए, गैसियस प्लैनेट्स हो गए, वाटर वर्ल्ड्स हो गए जी। तो हम जब तक उनको डिस्कवर नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब ये थोड़ी कि नहीं है वो। अभी जब तक हमने अपने सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स को डिस्कवर नहीं किया था, तब तक हमें लगता था अरे हम शायद अकेले ही बैठे, धरती अकेली है। जब हमने डिस्कवर किया, आपने कहा अच्छा ये तो हमारे तो सोलर सिस्टम में और भी इतने सारे प्लैनेट्स हैं। दूसरे प्लैनेट्स में देखोगे आप, साइंटिस्ट अभी ढूंढ ही रहे हैं, उनको पता ही लग रहा है। साइंटिस्ट किस तरह से पता लगाते हैं कि किसी प्लैनेट के अंदर आपका सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है? क्योंकि कोई भी सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करेगी तो सबसे पहले तो एनर्जी यूज़ करेगी ही किसी ना किसी फॉर्म में। एनर्जी यूज़ करेगी तो उसके एनर्जी के कुछ बाई प्रोडक्ट्स निकलते हैं जिनको ट्रेस करती है। हमारे जैसे यहाँ पे धरती में मीथेन वगैरह की क्वांटिटी कितनी है, कार्बन डाइऑक्साइड कितना है हवा में, इन सब चीज़ों को ट्रेस करके आप बता सकते हो कि हाँ स्पीशीज़ है यहाँ पे। ठीक है, फिर अगर एनर्जी यूज़ कर रही है कोई भी सिविलाइजेशन है, ठीक है, किसी न किसी तरह का लाइट यूज़ कर रही होगी, हाइपोथेटिकली मे बी शायद वो डार्कनेस में भी रहना प्रेफर करती हूँ, लेकिन हाइपोथेटिकली बोल रहे हैं कि वो शायद लाइट यूज़ करती होगी। तो लाइट सोर्स क्या साइंटिस्ट ट्रैक कैसे करते हैं? सूरज है, प्लैनेट सूरज के इर्द गिर्द चक्कर काट रहा है, ठीक है, जब भी अगर थोड़ा सा भी आप नए प्लैनेट्स को ढूंढ लेंगे, नए प्लैनेट्स को कैसे ढूंढते हैं? हल्का सा देखते हैं वॉबल हो रहा है कि नहीं, कोई चीज़ किसी चीज़ पे पुल कर रही है कि नहीं। क्योंकि अगर सन पुल कर रहा है जी, सन के ऊपर भी दूसरा प्लैनेट पुल करता है। हालांकि ग्रेविटी इतने कम है कि नहीं पता चलेगा आपको, सन की ग्रेविटी ज़्यादा रहेगी। तो हल्के हल्के जो वॉबल्स रहते हैं ना, उनको भी ट्रैक करते हैं। प्लस जो लाइट में जो डिप होता है ना, कि भाई एक प्लैनेट को ट्रैक कर रहे हैं, लाइट में अगर लाइट में हल्का सा भी डिप होगा उसको भी ट्रैक करते हैं। दैट इज जस्ट अ सटल साइन कि हाँ यहाँ पे कुछ हो सकता है। जब तक आप वहाँ पे जाओगे नहीं तब तक नहीं पता चलेगा, बट हाँ आप उसको शॉर्टलिस्ट करके रख सकते हो कि इस प्लैनेट पे लाइफ एग्जिस्ट करती होगी, और अगर ये एनर्जी यूज कर रहे हो तो इंटेलिजेंट लाइफ होगी। ठीक है, हमारे नियरेस्ट इसमें भी बोलते हैं, मतलब इंटेलिजेंट लाइफ इन द सेंस ये नहीं कि भाई टेक्नोलॉजिकली बहुत हो गया, मतलब दिमाग है। जैसे हमारे लिए बोला सैटर्न का जो मून है टाइटन, टाइटन इज अ नाइस वर्ल्ड, लेकिन नीचे उसके अंदर पानी है, बर्फ के नीचे, तो वो फिर सन के यूवी रेस से और स्पेस से प्रोटेक्टेड है, एलिमेंट्स, आउटसाइड एलिमेंट्स, तो लाइफ वहाँ पे इवॉल्व कर सकती है। तो ये नहीं बोल रहा कि हमारे से इंसान वहाँ पे तैर रहे होंगे, बट हाँ समथिंग लाइक अ मछली टाइप ऑफ लाइफ, मछली टाइप की चीज, क्रैब्स टाइप की चीज, तो हमारे सोलर सिस्टम के अंदर ही एग्जिस्ट कर रही होंगी। तो कई बार लोग बोलते हैं अरे नहीं धरती पे ही अकेले लाइफ है, दैट इज वेरी मतलब रिडिकुलस, बिकॉज इतना बड़ी दुनिया है, ठीक है, और कहा जाता है कि भाई धरती पे जितना आपका रेत के दाने नहीं है उससे ज़्यादा प्लैनेट्स है दुनिया में। यू नो हमारे बिल्ड की वे गैलेक्सी के अंदर बिलियंस ऑफ प्लैनेट्स हैं, तो हम अकेले थोड़ी हो सकते हैं। उसके बाद बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज भी हैं जिसमें ट्रिलियंस ऑफ प्लैनेट्स हैं।
तो लाइफ तो एग्जिस्ट करती है, ये तो भाई एंडलेस है। लाइफ तो एग्जिस्ट करती है। हमने नहीं ढूंढा है, बस उन्होंने हमेशा ढूंढ लिया होगा। इसके तो क्योंकि साइंस हमें मिलते रहते हैं बीच बीच में। आपका उसका नाम याद नहीं आ रहा मुझे, उसका आपका एक यमाहा करके नाम है ना उसका, युमाहा है या समथिंग इट्स कॉल्ड। एक स्पेसशिप टाइप की चीज़ है, धरती के इर्द गिर्द घूम रही है। आज से नहीं घूम रही है, तब से घूम रही है। इंसान थे, इंसान, हम लोग मॉडर्न ह्यूमंस नहीं थे। मैं चेक करूं उसका नाम? हाँ, चेक कर बात सकते कर पाएं इस हो। बारे में। हाँ, मॉडर्न ह्यूमंस नहीं थे तब से घूम रही है वो। और वो नेचुरल नहीं है, किसी ने बनाया है। किसने बनाया उसको? क्या क्या नाम हो सकता है बताइए। ब्लैक समथिंग, युमाहा करके था, युमाहा ऐसे कुछ नाम था उसका। फ्लाइंग ऑब्जेक्ट लिखो आ जाएगा। हाँ, इट्स अ क्यूमुआ, क्यू ऊ मुआ, OUMUA। एक तो ये है, दूसरा एक धरती के इर्द गिर्द चक्कर काट रहा है कोई चीज, द ब्लैक नाइट, इट्स एन एलियन ऑब्जेक्ट। तो ये तो ब्लैक नाइट एक्चुअली में क्या है, आपको क्या पता है इस बारे में, प्लीज बताइए। नहीं, वो तो एक्चुअली एक ऑब्जेक्ट था जो जिसको लोगों ने डिस्कवर किया था कि स्पेस के चारों तरफ घूम रहा है। अब कई लोग उसको डिबंक भी कर देते हैं कि भाई नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो मैं पढ़ पा रहा हूँ कि लगभग 13,000 साल पहले से ही ये कर रहा है। हाँ, तो वो उड़ रहा है, तो अगर उड़ ही रहा है तो फिर कहाँ से आया? कई लोग डिबंक भी कर देते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो होक्स है, ये नकली फोटोग्राफ है, ऐसा है वैसा है। अभी मेरा मानना एक चीज़ है कि जब भी किसी चीज़ का क्लियर एक्सप्लेनेशन नहीं होता है तो हम लोग उसको या तो होक्स बता देते हैं या तो उसको पता है ही नहीं वो। ठीक है, इट्स लाइक डिनाइंग इट। बट मल्टीपल एविडेंसेस हैं, जैसे टेस्ला सिग्नल्स 1899 में आए थे, उसके बाद 1920s में भी रेडियो सिग्नल्स आए, 1960s में सैटेलाइट्स ने भी डिटेक्ट किया कुछ, यूएस नेवी ने 1998 में नासा ने फोटोज डाली हैं। तो मल्टीपल, वो भी अलग अलग टाइमलाइन पे पता लग रहा है। हाँ, अलग अलग टाइमलाइन पे बहुत टाइम से मतलब है, चीज़ें हैं, मतलब हमारे आंखों के सामने है, लेकिन हम या तो हम उसको देखने से इनकार कर देते हैं या तो हम बताते हैं कि भाई ये है ही नहीं, इसको ये होक्स है। आप कैसे मानोगे? मतलब मान लो कि मैंने एक फोटो खींच ली किसी चीज़ की और मैंने उसको पोस्ट कर दिया, ठीक है, आप पोस्ट कर दिया, आप देख रहे हो, सब देख रहे हो, साइंटिस्ट बोले नहीं ये तो है ही नहीं, ठीक है, तो आप कहोगे अच्छा है ही नहीं, लेकिन मैं तो देखा है। लेकिन वही बात है कि प्रूफ नहीं है मेरे पास, प्रूफ नहीं है, मैं उसको प्रूव नहीं कर सकता। लेकिन अगर मैं किसी चीज़ को अभी प्रूव नहीं कर सकता, डजंट मीन कि वो चीज़ है नहीं। क्या पता वो चीज़ हो, क्योंकि अभी तो बहुत सारी चीज़ें जो हमने प्रूव नहीं करी, लेकिन उसकी तो है ना। तो मेरा मानना सिंपल लॉजिक है, अपना माइंड को खुला रखो। कोई भी चीज़ कितनी भी वियर्ड लगे ना कि ये तो हो ही नहीं सकता, ये मतलब थोड़ा बहुत रखो डाउट की मन में, क्या पता हो। क्यूरियोसिटी को कभी मरने मत दो, अंदर की क्यूरियोसिटी को जिंदा रखो। तो ये है, कहने का मतलब ये है कि जो यूनिवर्स है पूरी दुनिया ही है, मैं कहूँगा कि हमने 0.1% भी अभी नहीं देखी है। नहीं, अब हम तो अपने सोलर सिस्टम से बाहर नहीं निकल पाए ना खुद। मतलब सोलर सिस्टम छोड़ो, मार्स के आगे भी कहाँ, अभी तो मार्स पे भी इंसान कहाँ गया है। वो छोड़ो ना, मैं तो कह रहा हूँ अर्थ को ही पूरी तरीके से नहीं देखा है। हाँ, सी की हम बात कर रहे थे, मैं तो ये कहूँगा कि जो अमेजन फॉरेस्ट है उसको भी बहुत अच्छे से नहीं देख पाए। अमेजन फॉरेस्ट को भी नहीं देख पाए। उसके अंदर क्रिएचर्स हैं, दुनिया अलग अलग टाइप के जीव जंतु है जो आज भी डिस्कवर हो रहे हैं। अभी भी नए नए स्पीशीज हर रोज साइंटिस्ट ढूंढ के निकाल रहे हैं, जो हम पहली बार देख रहे हैं। तो क्योंकि हम जंगल में गए नहीं, हम इतना डीप, कई तो ऐसे केव सिस्टम्स भी है ना कि उस केव सिस्टम के अंदर अपना खुद का इकोसिस्टम है जी, उनके अंदर अपने खुद के अलग अलग टाइप के नए स्पीशीज हैं जो हमने एक्सप्लोर नहीं किया। ठीक है, इसराइल में भी एक केव मिला था जिसके अंदर शायद जो बीइंग्स थे वो सारे अंधे हैं, बिकॉज उनको लाइट कभी उन्होंने आज तक देखी नहीं। तो जितने स्पीशीज है सब अंधे हैं, और मछली हो गया, कुछ हो गया, सब आंखें नहीं उनकी, क्योंकि लाइट में है ही नहीं वो। तो हम हर रोज कुछ ना कुछ नया ढूंढ रहे हैं धरती के बारे में। हमने धरती को डिस्कवर नहीं कर पाया आज तक। बाहर जाऊँ तो छोड़ दो, दूर की बात होगी, उसको जाने में तो बहुत टाइम है अभी। और जब तक मेरे को लगता नहीं है, जब तक हम लोग ये आपका टाइप 1 या टाइप 2 सिविलाइजेशन बन जाते हैं, उससे पहले हम कर भी पाएंगे। अभी तो टाइप 0 है हम लोग ना। आपको लगता है कि अमेज़न फॉरेस्ट में या फिर किसी और फॉरेस्ट में अभी भी कुछ ऐसी स्पीसीज ह्यूमन की, या जिसको हम ट्राइब्स कह सकते हैं, वो पॉसिबली हो सकते हैं जो अभी भी उसी तरीके से रह रहे हो हमसे दूर? हाँ, तो रहे हैं। अब तो इंडिया का उतनी दूर जाओ क्यों, इंडिया के पास देखो, नॉर्थ सेंटिनल, हाँ, नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड वो तो है। हाँ। मतलब मैं बात कर रहा हूँ कि जैसे कि अमेज़न फॉरेस्ट है, ये डिस्कवर्ड नहीं है, इसमें पॉसिबल है। हाँ, अभी तो पीछे मतलब आपको एक फुटेज मिल जाएगा, देखोगे उसमें एक प्लेन ऊपर से उड़ रहा है। आई थिंक उधर अमेज़न ब्राजील साइड का ही है, अमेज़न का ही है, पता नहीं। तो वो भाला लेके प्लेन को मारने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि आसमान में कोई बड़ा सा पंछी उड़ के जाए, उसको मारना है, क्योंकि उन्होंने कभी देखा ही नहीं उस प्लेन को। दे डोंट नो क्या चीज़ है वो दुनिया से पूरे कटे हुए हैं। तो इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि ऐसे ट्राइब्स हैं जिनके बारे में हमें नहीं पता।
जिनको हम आगे फ्यूचर में डिस्कवर करेंगे, जो हमें नहीं जानते, जो मॉडर्न वर्ल्ड से डिस्कनेक्टेड है, मॉडर्न दुनिया के बारे में उनको पता ही नहीं है, अपना अलग थलग कटा हुआ जी रहे हैं वो। तो ये तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, इसका तो हो ही सकता है। तो और इस बारे में तो हमें पता ही है, इस बारे में ये इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। नॉर्थ सेंट्रल आइलैंड हो गया, अफ्रीका की काफ़ी सारी ट्राइब्स हैं जो अभी भी वैसे ही रह रही है, कांटेक्ट है उनसे, बातचीत होती है, सब कुछ। उधर आप चले जाओ, पपुआ न्यू गिनी चले जाओ, वहाँ पे भी रह रहे हैं लोग। हाँ, रह रहे हैं लोग। अलग अलग पपुआ न्यू गिनी तो एक्चुअली पूरा ट्राइब्स का ही कंट्री होता है, बहुत दुनिया के ट्राइब्स है ना, बहुत डाइवर्स कंट्री है, बहुत ट्राइब्स है वहाँ पे। तो ये तो है, मतलब ट्राइब्स तो मिल जाएंगे आपको अलग अलग टाइप। अच्छा, मुझे ना एकदम से पता नहीं क्यों अफ्रीका की वो ब्लैक मैजिक वाली जो मार्केट है वो याद आई कि वहाँ पे प्रॉपरली मार्केट। आप वुडू की बात कर रहे हो? वुडू एक्चुअली ब्लैक मैजिक नहीं है, वुडू एक्चुअली रिलीजन है, धर्म है। ये पहली बार सुना है ऐसा कुछ। वुडू इज अ रिलीजन, धर्म है वो। मैंने तो ब्लैक मैजिक में ही वुडू का नाम सुना, क्योंकि वुडू में ये सारी चीजें यूज की जाती है और लोग उसको ब्लैक मैजिक बोलते हैं, लेकिन है वो धर्म। कैसे अलग है जो हम सोचते हैं उससे? वुडू जैसे आप किसी कंट्री में चले जाओगे, आप उसका डेमोग्राफी चेक करोगे, कौन से रिलीजन फॉलो कर रहा है, क्या इतना परसेंट लोग इस्लाम फॉलो कर रहे हैं, इतने परसेंट लोग क्रिश्चियनिटी फॉलो कर रहे हैं, इतने परसेंट लोग वुडू फॉलो कर रहे हैं, इतने परसेंट लोग फॉलो। वुडू इज अ रिलीजन। अब वुडू में जैसे ट्रीटमेंट करते हैं, मान लो आपका कोई कुछ बंदर का पंजा ले आए, कुछ ले आए, उससे कर रहे हैं वो, ठीक है, पूजा कर रहे हैं, तो बहुत सारी चीजें उसको मिस इंटरप्रेट करते हैं। हालांकि होता है ब्लैक मैजिक, मतलब ब्लैक मैजिक इन द सेंस वो ब्लैक मैजिक भी नहीं है, वो आपका एक प्रोटेक्शन के लिए यूज करते हैं। कोई आपको सामान दे दिया, पूजा उसका, जैसे हम लोग ने एक माला पहनी हुई गले में, हमारे धर्म के हिसाब से, उनके धर्म के हिसाब से ये चीज़ पहनोगे तो तुम्हारे बुरी चीज़ों से तुम बचे हुए रहोगे, ठीक है। तो वुडू को लोग ब्लैक मैजिक बोलते रहो, बट इट्स एक्चुअली रिलीजन। और आपका ब्लैक मैजिक तब होता है सब आपका इन सब अफ्रीकन कंट्रीज में जहाँ पे कई बार ऐसा हुआ है कि किसी इंसान को वो अपना गुलाम बना के रखते हैं, ठीक है। कैसे वो गुलाम बनाएंगे? जैसे एक चीज़ होती है, पफर फिश होता है ना, देखा आपने पफर फिश? हाँ, पफर फिश के अंदर जो पॉइजन होता है वो न्यूरोटॉक्सिन होता है, इट्स अ वेरी पावरफुल पॉइजन। उस पफर फिश को यूज करके एक जहर बनाते हैं, जिससे बंदा आपका जब मर जाएगा तो सबको लगेगा मर गया है, ठीक है, हार्ट बीट बंद है, सब कुछ बंद है। उसको दफना दिया, सब चले गए, उसके बाद बंदा जाएगा, उसको बाहर निकालेगा, वापस जिंदा करेगा, ठीक है, और उसके बाद उसको कुछ करके हिल यूज हिम लाइक अ स्लेव, गुलाम की तरह उसको यूज करेगा, दिमाग में खत्म कर देगा, गुलाम की तरह यूज करेगा। तो इसलिए लोगों को लगता है कि ब्लैक मैजिक कर रहे हैं ये। तो कई बार ब्लैक मैजिक नहीं होता, कई बार साइंस होता है इसके पीछे। पफर फिश का जहर ब्लैक मैजिक तो है नहीं, पफर फिश का जहर तो साइंस है। अगर हम सीख जाए तो हम भी कर सकते हैं। बेसिकली दिल को बंद के लिए हार्ट बीट रोक दिया, दिल की धड़कन रोक दी, कुछ टाइम के लिए बंदा मर गया, टेक्निकली मेडिकली इज डेड, क्लिनिकली, लेकिन बाद में आपने उसको जिंदा कर दिया, कोई एंटीडोट लगाया, कुछ किया आपने, बिकॉज पफर फिश का उसका एंटीडोट शायद है नहीं, बट दे मेक इट इन अ वे कि वो इतना ही यूज करेंगे जितने में उसको वापस रिवाइव कर सके। कुछ तो करते हैं वो, हमें नहीं पता कि क्या प्रोसेस है उसका, बट वो यूज करके वापस जिंदा भी कर देते हैं वो, फिर उसको अपना यूज करते हैं। वो लोगों ने देखा है, तो शायद इसीलिए मे बी ये भी कहा जाता ज़ॉम्बी भी शायद ऐसे ही देखे हो लोगों ने कि यार ये तो मर गया था, ये जिंदा कैसे चल रहा है, और वो बिहेव भी वैसे ही कर रहा है, ना वो तुम्हें पहचान रहा है, ना तुम्हें बात कर रहा है, चल भी ऐसे पागलों की तरह रहा है जैसे अपनी धुन में हो। तो तुम क्या बोलोगे ऐसा आदमी को? मर गया, जिंदा लाश, जिंदा लाश इक्वल ज़ॉम्बी। तो कई बार ऐसा भी होता है कि भाई लोगों को लगता है ज़ॉम्बी है ये, हालांकि ज़ॉम्बी सच में हो भी सकते हैं, अभी तो नहीं है, लेकिन एक बीमारी और ज़ॉम्बी क्रिएट हो सकता है भाई। जैसे एक्सपेरिमेंट चलते रहते हैं ह्यूमंस के ऊपर, वैसे पता नहीं कब कोई वायरस आ जाए ऐसा और ये चीज़ हो जाए, पॉसिबल है। अच्छा भाई, आप बंगाल से बिलोंग करते हो, मैंने बहुत सुना है, बंगाल का नहीं, गांव तो वैसे असम का है, मयोंग गांव के बारे में। आप तो बिल्कुल पास में ही हो। मयोंग में जाते हैं लोग, वहाँ पे जो ध्यान साधना और सब करते हैं लोग वहाँ पे। तो अभी कम हो गया, अभी उतना नहीं है, पहले बहुत ज़्यादा था। क्या कम हो गया? मतलब जो भी ब्लैक मैजिक वगैरह लोग प्रैक्टिस करते थे, बहुत कम हो गया, पहले बहुत ज़्यादा होता था। तो लेकिन है अभी भी प्रैक्टिस करने वाले। और मयोंग के आगे भी एक जगह है शायद, मतलब सुना है मैंने, वहाँ पे एक काफ़ी बड़ा एरिया है, वहाँ पे आपको जाने भी नहीं देंगे, वो एरिया क्लोज्ड ऑफ है, पुलिस रहेगी वहाँ पे, सब कुछ रहेगा, वो अंदर जा नहीं सकते वहाँ पे। वहाँ लोग रहते हैं, वहाँ पे लोग साधना वगैरह करते हैं, और वहाँ पे कहते हैं असली चीज़ें वहाँ पे होती हैं, जो भी साधना वगैरह करते हैं जो भी है, तो वहाँ पे जाना मना है हम लोगों का, वहाँ पे आपको जाने भी नहीं देंगे। और मयोंग के अंदर आप जाओगे तो वहाँ पे आपको अभी भी मिल जाएंगे, कुछ लोग कर रहे हैं, लेकिन पहले से बहुत कम हो गया है, ज़्यादा नहीं होता, वो घट गया है। आप गए हो? मैं मयोंग गया तो नहीं हूँ कभी, बट मुझे पता उस एरिया के बारे में, मतलब मेरे फ्रेंड्स वगैरह हैं सामने, तो अभी पहले से बहुत कम हो गया है, पहले इतना नहीं है अब उतना नहीं करते लोग।
अंकन भाई आज ना हमने काफ़ी सारी बातें की हैं, काफ़ी सारे हाँ। डिस्कशन किए हैं। हाँ हॉरर स्टोरीज थी, आपकी खुद की पर्सनल स्टोरी से हमने स्टार्ट किया था, और धीरे 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 कहाँ हम टाइम ट्रेवल पर, स्पेस पर, यूनिवर्स पर बात करने लगे, फिर घूम फिर के आ गए अमेजन फॉरेस्ट के ऊपर, ट्रैप्स के ऊपर, फिर वापस से हमारी Right, उन्हीं right. ब्लैक मैजिक और उन हाँ। सब पे आ गए हैं। थोड़ा सा अलग टाइप का ये पॉडकास्ट रहा है, अनएक्सपेक्टेड। मैं चाहूँगा कि लोग हमें बताएं कि उनको ये पॉडकास्ट कैसा लगा, एंड आने वाले नेक्स्ट पॉडकास्ट के लिए क्या फीडबैक्स हैं, किन टॉपिक्स को हमें कवर करना है, क्या क्या टॉपिक्स और है जो लोग चाहते हैं कि हमें कवर करने चाहिए अपार्ट फ्रॉम हॉरर। वो तो हमारे पास है ही, हॉरर स्टोरीज तो आती रहती है, बट उसके अलावा अंगन भाई के साथ में हम क्या कवर कर सकते हैं वो प्लीज़ हमें कमेंट्स में बताइए। एंड जितना हो सकता है इस पॉडकास्ट को शेयर कीजिए, खासकर उन लोगों के साथ में जिनको हॉरर पसंद है, जिनको कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज पसंद है, जो खुद भी बिलीव करते हैं इन चीज़ों के ऊपर। और अगर आप भी कुछ पॉइंट ऑफ व्यू अपना रखते हैं, आपने कुछ रिसर्च किए, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं, एंड हम वो जो भी आपके कमेंट्स होंगे उनको देखेंगे ज़रूर। बाकी अंकन भाई के सारी डिटेल हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, भाई ओरिजिनल्स को आप फॉलो कर सकते हो। एंड भाई उसमें अभी रिसेंटली क्या चल रहा है, नया क्या आ रहा है? नया अभी तो पीछे जैसे मैंने बोला, मैं डिटेक्टिव सीरीज कर रहा था बता व्योम चुके की, वैसे हाँ, आप। तो व्योम का एपिसोड आया तो वो आप सुन सकते हो। पातालोक सिनेमैटिक यूनिवर्स सारे के प्लेलिस्ट बने हुए हैं, तो आपको स्टैंडअलोन स्टोरी सुननी है तो आप वो सुन सकते हो। आपको भूत पिशाच पसंद है तो उसकी स्टोरीज भी हैं, आपको बॉडी हॉरर पसंद है तो वो भी है, साइकोलॉजिकल हॉरर पसंद है तो वो भी है, आपको कॉस्मिक हॉरर, माइथोलॉजिकल हॉरर पसंद है तो वो भी है। तो मैं बेसिकली हर टाइप का हॉरर लिखता हूँ। मैं कंस्ट्रेंट नहीं हूँ कि भाई मैं भूत पिशाच के बारे में लिखूंगा। और एक चीज़ मैं कॉन्फिडेंटली आप लोगों को बोल सकता हूँ कि अगर आप जाओगे तो आपको वो स्टोरीज मिलेंगी जो आपने पूरे यूट्यूब पे, स्पॉटिफाई पे आपने कहीं नहीं सुनी हुई। तो इफ़ यू वांट टू लिसन टू स्टोरीज दैट आर रियली यूनिक और इंडिया के रूट से जुड़ी हुई हैं, तो प्लीज़ आप भयोजन्स पे जाइए और मेरी कहानियाँ सुनिए, एंड यू विल लव इट। अंगन भाई दोबारा से मिलेंगे, बहुत सारे टॉपिक्स अब मेरे को पता है कि क्या क्या डिस्कस करना है आपके साथ में। तो अगली बार मिलेंगे तो कुछ नया ही होगा, कुछ अलग टॉपिक्स बिल्कुल भाई, होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और लोग भी बता सकते हैं, अगर उनके पास कोई स्टोरी है तो आपको शेयर कर सकते हैं, हमें भी शेयर कर सकते हैं। जल्दी मिलते हैं दोबारा से। आज के लिए बिल्कुल इतना ही भाई, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी भाई, विकास। thank you.